ओके देन स्टार्ट करते हैं। तो इधर है, चलो यहीं से वन से स्टार्ट करते हैं। देखो तुम लोगों को जो लगे बताना, ठीक है। और मुझे लगता है तुम लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं कि मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, बस डिस्कस कर रहे हैं सब लोग करके आए। तो चलो फर्स्ट क्या बोल रहा है, आई हैव नॉट एट डिसाइडेड व्हाट आई विल डू दिस इवनिंग, आई डैश विजिट अ फ्रेंड। क्या होना चाहिए? सो आई माइट है ना, सी वाला ऑप्शन है ना। ठीक ठीक है जी रविंदर, आपको क्या लगता है? यस सर। देखो क्लियर विजुअल है ना, तो माइट ही होना चाहिए, क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूं नहीं, तो हम भी साथ में डिस्कस ही कर रहे हैं, जैसे माइट ही होगा, क्योंकि ये नॉट एट डिसाइडेड है ना। ठीक है ना, ओके। यस सर। सो सेकेंड है इजेक्ट, इंसर्ट, एडवांस और इसका अपोजिट है ना। सो ये अपोजिट वर्ड है, रिट्रीट। क्या होगा? रिट्रीट। रिट्रीट है ना, रिट्रीट इंग्लिश में, ठीक, तो इसका ये होगा। अब आ गया थोड़े से मैथमेटिक्स इसमें। तो इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस टी यू, सॉरी पी क्यू आर एस टी वी इज अ, है ना, पी क्यू आर एस टी वी इज अ रेगुलर हेक्सागन विथ ईच साइड ऑफ लेंथ 5। तो लाइक 5 ये है, मतलब हमारा सर्कल का रेडियस 5 हो गया। A circle is drawn with its center at V, तो V पे सेंटर है, such that it passes through P। अच्छा P and ठीक है। So what is the area in centimeter square of the shaded region? The diagram is represented, ठीक है। तो मुझे इसका एरिया निकालना है। तो क्लास 10th में था ना, क्या बोलते थे, सेक्टर सेगमेंट वाला टॉपिक में। यस सर। हाँ, तो हाँ। इसमें जस्ट क्या होगा, हमें एक्चुअली इसको आई थिंक बोलते हैं सेक्टर, राइट। तो मुझे क्या देखो, इसके अंदर 120 हो जाएगा। ये 120 होता है, राइट। जैसे जैसे रेगुलर ट्रायंगल, रेगुलर ट्रायंगल का मतलब हो गया आइसो, सॉरी इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो 60 होता है। रेगुलर क्वाड्रिलैटरल, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर, बोल दो है ना। तो स्क्वायर में ईच एंगल 90 हो गया। अब ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन। इस तरह से तुम फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हें पता है कि 120 एंगल है। तो 120 एंगल है, तो यहाँ से आंसर इसका आएगा। तो कहाँ सॉल्व करें, इसको हटाओ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो यहाँ से आंसर आएगा हमारा, हाँ 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया होगा सेडेड रीजन का, डिग्री डिग्री, तो कैंसिल कर दो, तो 1/3 राइट पाई आर स्क्वायर, और आर कितना है 5, राइट। तो हो गया 25π/3, ठीक। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ से आंसर हमारा आया 25π/3, मतलब ए ऑप्शन हो गया, है ना। चलो अब ये इंग्लिश, ठीक है। सो अ डक नेम्ड, क्या है, डोनाल्ड डक सेज ऑल डक्स ऑलवेज लाई, है ना, ऑल डक्स ऑलवेज लाई, based only on the information above, which one of the following statement can be logically inferred with certainty। तो ये खुद एक डक है और ये खुद बोल रहा है कि ऑल डक्स ऑलवेज लाई, ओके। तो क्या इससे सर्टेनिटी से बोल सकते हैं कि डोनाल्ड डक ऑलवेज लाई, Donald Duck always tells the truth, this Donald Duck's statement is true, Donald Duck's statement is false। बताओ। ये सर स्टेटमेंट वाले दोनों से ही होगा मेरे ख्याल से। ऑलवेज लाइक दे ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ वाला तो ये स्टेटमेंट सही नहीं, क्योंकि ये फिर अगर हम मानते हैं डोनाल्ड डक ऑलवेज लाइज, तो इसका मतलब कि डोनाल्ड डक ने जो इंग्लिश स्टेटमेंट बोली वो गलत है, तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। हाँ, तो स्टेटमेंट या तो ट्रू या फॉल्स हो गया। मैं लगा के आया था स्टेटमेंट इज ट्रू, लगा के आया था शायद। तो कहना मतलब ये देखो, डक, एक डक है जो बोल रहा है ऑल डक्स ऑलवेज लाई, तो या तो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, ये ना, मतलब ये खुद बोल रहा है कि डक्स लाई, तो कहना मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी है, तुमने देखा ना कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे खुद डक बोल रहा है कि ऑल डक्स ऑलवेज लाई, तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू मान लेते हैं, मतलब वो भी झूठ बोल रहा है, इसका मतलब यही ना। अगर इस स्टेटमेंट को मैं सच मान लूं कि वो सच कह रहा है, मतलब स्टेटमेंट इज, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, अगर, तो इसका मतलब वो भी तो टक है, तो झूठ बोल रहा है ना, इसका मतलब यही हुआ। स्टेटमेंट फॉल्स। हाँ, तो मेरे हिसाब से मैं डी लगा के आया हूं, मुझे लगता है डी सही है। लेकिन क्योंकि मैं भी श्योर नहीं, फिर मतलब इंग्लिश मेरी भी उतनी अच्छी नहीं जितनी आप लोगों की हो सकती है, तो मैं इंग्लिश की गारंटी नहीं देता, बट मुझे लगा कि ये डी सही है। ये लॉजिकल रीजनिंग था कि किस पे, उसमें से इन्होंने लॉजिकल रीजनिंग वाला सवाल डाल दिया भाई, एक लाइक क्यू पर्टिकुलर एप्लीकेशन वाले सवाल होते थे।
हाँ। अरे रविंदर, तुम तो कुछ इनपुट नहीं दे रहे यार, तुम्हारा आवाज ही नहीं आ रहा शायद। हेलो। हाँ हाँ हाँ, तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारी आवाज बहुत शायद आई नहीं। डी बोल रहे हो? सी? ए बोल रहे हैं। अच्छा, ओके। ए ए। अच्छा, ए बोल रहा है। एक्चुअली आवाज बहुत लाउड नहीं है तुम्हारा, वो बहुत स्लो है। सर वो बोल रहा है कि all ducks always lie. तो ऑल डक्स ऑलवेज लाई, हाँ। तो तुम्हें ये लग रहा है कि डोनाल्ड डक ऑलवेज लाई, है ना? लेकिन अगर जो ए है, डोनाल्ड डक ऑलवेज लाइज, वो हम मान इसके बेस पे रहे कि जब हम वो स्टेटमेंट को सही मान रहे हैं कि डोनाल्ड डक ऑलवेज लाइज। हाँ, ये सही है। लेकिन हाँ, डोनाल्ड भी तो डक ही है ना, वो तो हम एक चीज को सही मान के उसके ऊपर बिल्ड नहीं कर सकते हम। हाँ एग्जैक्टली, जैसे आप मान रहे हो ये सच बोल रहा है, ये कह रहा है सारे डक झूठ बोल रहा है, और एक डक ही बोल रहा है कि सारे डक झूठ बोलते हैं, है ना? तो वो भी तो डक है, इससे क्या मतलब हुआ? तो झूठ ही तो बोल रहा है ना। यस। जैसे एक झूठा कह रहा है कि मैं झूठा नहीं हूं, इस टाइप का है, या मान लो झूठा हूं, लाइक इस तरह से। सो वो उस तरह का सीन हो गया कि एक झूठा आदमी है, वो कह रहा है मैं झूठा हूं, तो क्या समझोगे तुम? इस तरह से, या मैं झूठ बोल रहा हूं, है ना, लाइक दिस, उस तरह से चीज है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी आएगा, चेक करते हैं। हालांकि अभी आंसर की ऑफिशियल आ जाएगा तो उसमें मैच कर लेना, लेकिन अभी के हिसाब से मुझे लग रहा है डी होगा। अभी अर्पण कौन ज्वाइन किया है? अर्पण ना? हाँ जी अर्पण, आपको क्या लग रहा है इस क्वेश्चन में? डी आंसर दिया सर इसका। अच्छा, मैंने भी डी लगाए, तो देखते हैं, ठीक है। आंसर का ऑफिशियल आंसर किए आएंगे तो कुछ आंसर ऊपर नीचे हो सकता है ना, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट हम अपने तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। चलिए इधर आते हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि, है ना, ये स्टेटमेंट है कि अ लाइन ऑफ सिमेट्री इज डिफाइंड एज अ लाइन दैट डिवाइड अ फिगर इनटू टू पार्ट्स इन अ वे सच दैट ईच पार्ट इज अ मिरर इमेज ऑफ द अदर पार्ट्स अबाउट द लाइन। सो लाइक, है ना, कोई भी लाइन, अब मुझे जो ऐसे लग रहा है यही लाइन हो, कहीं भी लाइन हो सकता है ना, इस तरह से। कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब वो एक मिरर है आउटसाइड पे, है ना, कि वो एक मिरर है जिसके ऊपर और नीचे सेम इमेज है, लाइक जो जैसा ऑब्जेक्ट है उसका इमेज उस तरह से ही बनेगा। तो इस तरह से है। अच्छा, द फिगर बिलो कंसिस्ट ऑफ 20 यूनिट स्क्वायर्स अरेंज्ड एज शोन इन एडिशन टू द गिवन ब्लैक स्क्वायर्स, up to 5 more may be colored black. Which one among the following options depict the minimum number of boxes that must be colored black to achieve two lines of symmetry? तो मतलब ये व्हाइट वाले को ब्लैक सेट कर सकते हो आप, मैक्सिमम 5, इस तरीके से कि ऐसा हो कि मतलब वो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए आपको इस फिगर में। अब लाइन, जहां तक मेरा अपना इंटरप्रिटेशन है, जरूरी नहीं कि लाइन ऑफ सिमेट्री ये इसका ही बॉर्डर होगा या इसका लाइन होगा, कहीं भी हो सकता है, मुझे ऐसा मानना है। एनीवे, तो आप लोग बताओ पहले, आप लोग क्या किए? इसमें सर मैंने ये वाला किया, ए नहीं सॉरी, सी डी और एफ। अच्छा, यहाँ ऑप्शंस हैं, डी देख लो। जी। चलो ये शायद अब दिखेगा थोड़ा, हाँ इस तरह से। सी डी एफ। सी डी एफ है क्या? सॉरी, सी डी और जो एक अकेला आयशा जो दिखेगा। रुको रुको, अभी दिखेगा, चलो अब ये दिख रहा होगा क्लियरली, तो एटलीस्ट। नहीं वो पहले देखना, पहले मैं देख- करेक्ट नहीं सुन रहा। हाँ पहले, ठीक है, फिर तो इसको कर दो। हाँ, तो ये तो राउंड वाला कर लिए थे। सो ये था हमारा कि ये तो हम समझ गए, हम फिगर पे आते हैं अब, कि हम देखो, जैसे मैं मानते देखो, इसको लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली होने के लिए इधर उधर सेम दिखनी चाहिए, तो मुझे आई को कलर करनी पड़ेगी, राइट? आई को मुझे कलर करना पड़ेगा। तो एक मुझे लग रहा है ये लाइन ऑफ सिमेट्री तब होगी जब आई को कलर करना पड़ेगा, तो एक तो ये हो गया, और दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री मान लो इस बीच से पास कर रही है, ठीक है? मैं जैसे सोच रहा हूं, आप लोग अगर सोचे तो बताना आप लोग, ठीक है? तो मुझे लग रहा है कि इस तरीके से ये है, तो इसके ऊपर और नीचे सेम होने चाहिए, लेकिन आपने आई को सेट किया बिकॉज ये लाइन सिमेट्री हो, और दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री ये है। तो ऐसा कब होगा? जब ये दोनों सेटेड है अब, तो इसका ये दोनों क्या करना पड़ेगा? आपको सेट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से डी, सी और आई को सेट कर देंगे तो काम हो जाएगा। एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां मिलेगी, एक ये मिलेगी। आप लोग बताइए।
यही लगा है। ठीक है ना, तो मैंने ये लगाया ना CDI मतलब मेरे हिसाब से। बाकी और किसी का कुछ अलग आंसर हो तो आप बता सकते हो। CDI CDI, हाँ से हाँ CDI होगा। ठीक है ना। अगर CDI को आप कलर करेंगे तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये है और दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इसके बीच से पास कर रही है, मतलब इसके बीच से पास कर रही है, ये बोल रहा हूं कि दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस बीच से पास कर रही है, ये बीच से, इन दोनों, ये बॉक्स का मिड पॉइंट समझ नहीं लो। सर, हाँ एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल ना, मतलब सेंटर हाँ राइट राइट, सेंटर से, हाँ एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, मैं ऐसे बना रहा हूँ, यस। ओके, तो अब क्या करते हैं, तो अभी आंसर इसका CDI होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट है बेस्ड ओनली ऑन द ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, ट्रूथ ऑफ स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट देखते हैं। सम ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, ये स्टेटमेंट है, इसका ट्रूथ मतलब हम इसको सही मानेंगे स्टेटमेंट को। तो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, क्या है, सम ह्यूमन है ना, सम ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड विद सर्टेनिटी। तो कह रहा है कि नो ह्यूमन इंटेलिजेंट, ऐसा तो कहा नहीं इसने, ऑल ह्यूमन साइंटिस्ट ऐसा भी नहीं कहा उसने, सम कहा है नॉट ऑल, सम नॉन ह्यूमंस आर इंटेलिजेंट, सम ह्यूमन इंटेलिजेंट है, तो वैसा सिर्फ ओनली बेस्ड ऑन दिस हमें डिसाइड करना है, इसका बाहर नहीं सोचना हमें। तो इसने कहा है कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंट है, तो ऐसा नहीं कहा कि जो ह्यूमन नहीं है वो इंटेलिजेंट है, ऐसा तो कोई कहा नहीं इसने। सम इंटेलिजेंट बीइंग्स आर ह्यूमन, तो जैसे मैं अभी इंटरप्रेट कर रहा हूँ सिंपली दिख रहा होगा, डी मेरे हिसाब से सही होगा, आप लोग क्या लग रहा है, ठीक है। यस सर, डी। हाँ चलिए इसमें आते हैं, तो पहले इसको समझ लेते हैं, इसका क्या है जूम इन जूम आउट का, तो इसमें क्या है, अच्छा इस तरह से है, एनीवे इसमें तुम्हें दिखेगा नहीं शायद, फिर भी देख लो क्या करना है, फिगर को ध्यान से देख लेते हैं। तो इसमें ये है कि हमारे पास ये which one of the options can be inferred about mean, median and mode for the given probability distribution, probability mass function है, PMF है, चलो हमसे रिलेटेड ये। ओके सो देखो होगा क्या, सबसे पहले चलो मोड की बात करते हैं, सिंपल, सबसे मोड का मतलब, मोड का ऐसा जनरल डेफिनेशन आप लोग क्या जानते हो कि मीन मीडियन, मोड का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में या इन जनरल किसी भी डेटा में, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो आप इसमें देखो किस, कौन सा नंबर एक्स एक्सिस पे है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, 13 के पास है, मतलब 13 ही है एक्चुअली वो, मतलब उन्होंने एक बॉक्स को एक नंबर नाम दिया है ना। तो हमारा जो मैं अगर प्रोबेबिलिटी के सेंस में बोलूं, सपोर्ट बोलते हैं या रेंज बोलते हैं रैंडम वेरिएबल का, तो रैंडम वेरिएबल का रेंज क्या है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, और ये डाटा नेगेटिव में भी है, -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -11 17 -18, सॉरी 18 भी है यहाँ पे, तो -18 से +18 में है, जीरो नहीं है बीच में, ठीक है। ओके, और मतलब ऑड ही है इनफैक्ट, सॉरी मतलब ऑड समझ लो, ऑड इंटीजर्स है, -18 से, अरे क्यों बोल रहा हूँ ऑड में, मैं फिर से गलत बोला हूँ, ये क्या होना चाहिए मेरे, वैसे करना 19 ना, अब ठीक है। ये सर हाँ ये इंटरवल्स होंगे ना, मतलब सेंटर पॉइंट नहीं, कंसीडर PMF है, हो गया ऐसा कि, तो PMF में क्या हो गया, डिस्क्रीट हो गया, तो पॉइंट पे मास होगा, आपको इंटरवल नहीं लेना है, अच्छा सर हाँ, समझ गए ना, तो पॉइंट पे मास मतलब ये है कि जैसे x बराबर 1 है तो उस पे मास ये पॉइंट मान लो 1 1 2 3 4 5, मतलब 0.1 ऐसे मान लेते हैं, 0 मतलब कुछ ऐसा समझ लो अपनी समझने के लिए, तो लाइक 1 पे इतना मास है, ये जो भी आएगी, फिर है ना 1 पे इतना है, -1 पे उतना ही मास इक्वल है, जो भी है, तो मान लो 0.1 0.1 ऐसा कुछ एज्यूम कर लो, 0 पॉइंट समथिंग होगा, सम टोटल 1 होगा एक्चुअली, PMF है तो सम करने पे टोटल 1 आएगा, तो फिर मुझे बस देखना पड़ेगा यूनिट मान के कि x हो गया, तो फॉर एग्जांपल x मतलब कुछ भी ले लो, फॉर एग्जांपल p 1 2 3 4 4 p टाइप का, p कोई नंबर होगा, पता नहीं क्या 0 1 के बीच है, वो निकाल सकते हैं हम लोग, तो जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है उसकी, डायरेक्टली हम बता पाएंगे। तो देखो कहने का मतलब ये है कि मोड हमें क्या लग रहा है, 13 एंड -13, तो बाई मॉडल बोलते हैं डेटा कि दो मोड आता है। बाकी लोग भी बताओ भाई क्या लग रहा है तुम लोगों को, मोड क्या होगा इस डेटा में, इस PMF में, बाई मॉडल्स। हाँ मतलब दो मोड हो गए ना, एक हो गया 13, एक हो गया -13, ठीक है।
ओके, अब आते हैं हम मीन पे। तो मीन क्या आएगा, इसका क्या लग रहा है आपको? 0. क्या ये सिमेट्रिक है? यस, इस लाइन के अबाउट। तो जब आप मीन फाइंड करेंगे 0 आएगा, ठीक, क्योंकि जो भी नंबर होगा, लाइक सपोज यहाँ पे p1 इंटू 1, फिर माइनस p1 इंटू -1, मतलब सॉरी समेशन xi ना, तो 1 इंटू p1 प्लस 1 इंटू -1 इंटू p1, तो 0 हो गया। इस तरह से करेगा 0 हो जाएगा, तो मीन इज 0। ओके, तो देखो इस अभी मोड और मीन से हम डिसाइड कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन आउट हो गया। जैसे बोल रहा है कि मीन और मोड तीनों इक्वल है, तो बी तो ऐसे आउट हो गया है ना। ये बोल रहा है मीन मोड डिफरेंट है, तो ये हो सकता है, हमने मीन मोड निकाला ना, हाँ तो हो सकता है, श्योर नहीं बोल रहे हैं हम, हो सकता है। तो मीन और मोड तो डिफरेंट है। अब मीडियन पे आते हैं, तो मीडियन क्या होगा? अब यहाँ बताओ डेटा में मीडियन क्या है। तो मीडियन क्या होता है? जिस नंबर के सेंट्रल वैल्यू. उससे आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ हो, उसके पीछे की प्रोबेबिलिटी भी हाफ हो। ऐसा कौन सा नंबर है? आधा आधा वाला। जीरो ही होगा मेरे लगता है, जीरो है ना। जीरो से आगे तुम कि x की वैल्यू जीरो से ज्यादा ले लो तो प्रोबेबिलिटी हाफ आएगी, और जीरो के पीछे और हाफ आएगी। तो मीन भी जीरो आया, मीडियन भी जीरो आया, मोड हमारा 13 है, -13 है। तो बताओ अब क्या सही लग रहा है? ए, ठीक है। तो मीन मीडियन इक्वल है 0 0, और ये 13 है -13, तो डिफरेंट है। तो हमें हमारे अकॉर्डिंग ए होना चाहिए। किसी और को कुछ लगता है तो बताइए। चलिए, तो आते हैं 8 पे। चलो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर बात करेंगे। जो क्या बोल रहा है, द जेम्स वेब टेलीस्कोप, ओके, रिसेंटली लॉन्च्ड इन स्पेस is giving humankind unprecedented access to the depth of time by imaginary sorry by imaging, है ना, सॉरी हाँ, by imaging very old stars formed almost 13 billion years ago। अगर तुम लोग भी पढ़ लो तो कह रहे हैं कि astrophysicists and seismologists believe that this odyssey in space may even shed light on the existence of dark matter. Dark matter is supposed to interact only via the gravitational interaction and not through the electromagnetic the weak और है ना, और द स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। मतलब चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन या वीक इंट्रैक्शन या स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन, इसके थ्रू इट विल नॉट इंटरेक्ट ना। नहीं होता है. हाँ, नॉट इंटरेक्ट, हाँ, इंटरेक्ट ओनली थ्रू ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। तो दिस मे जस्टिफाई द एपिथेट डार्क इन द डार्क मैटर, इन डार्क मैटर। ओके, सो एक बार आप पढ़ लो। कह रहा है कि बेस्ड ऑन द अबव पैराग्राफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स है? तो 3 ट्रू होगा, एक कोई गलत होगा। चलो पहले की बात करते हैं। So no other telescope has captured, ठीक है, no other telescope has captured image of stars older than those captured by the James Webb telescope. Humankind unprecedented access to the depth of time, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले किसी ने एक्सेस नहीं किया। हाँ, तो मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है, हमें फॉल्स चुनना है। ओके, people other than astrophysicists and seismologists may also believe in the existence of dark matter. People other than astrophysicists and seismologists may also believe in the existence of dark matter। तो यहाँ क्या कह रहा था? Astrophysicists and cosmologists believe that this obsessive, तो वो बिलीव करते हैं ऐसा है कि may even be a shed light on the existence of the dark matter, but बाकी लोग बिलीव कर सकते हैं, yes or no? Yes, sir. Yes, so this is true. Okay, the James Webb telescope could be of use in the research of on dark matter। तो ये रिसर्च, डार्क मैटर रिसर्च पे काम आ सकता है। This may justify the epithet dark in the dark matter।
ओके, डार्क मैटर डार्क को डिफाइन कर सकता है। ओके, डेप्थ ऑफ द टाइम बाय मेजरिंग दिस। ओके, तो ठीक है, सो आई थिंक दिस इज आल्सो फाइन। इफ डार्क मैटर वाज नोन टू इंटरेक्ट विया स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन देन द इमिटेड डार्क वुड बी जस्टिफाइड। तो लास्ट लाइन पढ़ो, क्लियर हो जाएगा, है ना? सर ये गलत है। ये गलत है ना? इसने कहा था नॉट थ्रू द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, बट इस कह रहा है स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। ओके, लास्ट ऑप्शन ही होगा तो ये। लास्ट ऑप्शन इज, हमें फॉल्स चुनना था तो लास्ट ऑप्शन ही फॉल्स है। ओके, तो फाइन, डी इज फॉल्स। चलिए, ये तो इजी सा लगा मुझे, मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल है, मतलब वो होता है ना फ्रैक्शन, लाइक न्यूमरेटर ज्यादा है डिनोमिनेटर कम है, तो न्यूमरेटर ज्यादा है तो 1 से ज्यादा है, और अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ज्यादा है तो 1 से कम है, तो उससे रीव कर सकते थे। जैसे log AC है तो इसको log A अपॉन log C लिख सकते हो। यू कैन टेक द कॉमन बेस वट एवर यू वांट। तो मान लो 10 ले लो फॉर एग्जांपल, या कुछ भी ले लो जो समझ आता है कॉमन बेस पे, ठीक है। देखो, ठीक है ना, तो log A अपॉन log C, log A अपॉन log B, log B अपॉन log A, log C अपॉन log A। तो नोट कर सकते हैं A है बेस में, तो इसके डिनोमिनेटर में log A है, यहाँ दोनों, यहाँ ऊपर A है ना? तो यहाँ डिनोमिनेटर में A है और यहाँ न्यूमरेटर में A है, मतलब फ्रैक्शन में लिखूंगा तो। सो चेक कर लेते हैं, चेक कर लो आप, मुश्किल नहीं, बस एक अगर क्वांटिटी हम ये फाइंड कर ले अलग से ना, लिख के देख ले तो हो जाएगा। log AC बड़ा होगा log CA से। हाँ, तो सिंपली यहाँ देख लेते हैं, चलो सी ए से बहुत ज्यादा है, तो log A सी ए जो होगा 1 से ज्यादा होगा, ये तो पक्का है, और ये 1 से कम होगा। log CA कम होगा। हाँ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आएगा log C, तो log C बड़ा है तो ये छोटा है, तो log CA छोटा है, मतलब log CA ये वाला लार्जर है इससे, log CA दिस इज मोर देन दिस। तो देख लो, log CA मोर देन यहाँ कह रहा है, log CA यहाँ यूज ही नहीं किया, log CA more than this is also fine, log CA more than, सब यही कर रहा है। ओके, यहाँ तक ओके है, ठीक है ना? तो अब यहाँ बस BC लगा दिया इसने, तो ये तो ऐसे आउट हो जाएगा शायद, क्योंकि ये कैसे आउट हो जाएगा? देखो, ये log A अपॉन log B है और ये log C अपॉन log B है, तो log B कॉमन है डिनोमिनेटर में, तो AC में कंपेयर कर लो, C ज़्यादा है, हाँ C ज़्यादा है इसे। ओके, तो दिस इज फाइन हियर, बट यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कंपटीशन वो है। इसमें करनी पड़ेगी सर। हाँ, इन दोनों में कंपटीशन करनी देखो, पड़ेगी सर। ये बड़ा है तो लिख के देख लें एक बार, लिख के, अरे इन दोनों में कंपेयर कर लो पहले, चलो। बड़ा होगा। यहाँ देखो, ए बी बी ए, तो देखो ए यहाँ log A अपॉन log B है, log B अपॉन log A है, ये वाला, तो इन दोनों में कंपेयर कर लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ लिखने का ऑप्शन है मेरे पास। तो हमने अभी ये डिसाइड किया कि दिस क्वांटिटी इज मोर, एक मिनट, दिस क्वांटिटी इज मोर, डेप्थ इसका, हाँ ठीक है, ओके। सो हमने ये डिसाइड दिस इज मोर, ओके। बाकी बताओ, अब इन दोनों में कंपेयर करके बताओ, राइट वाला बड़ा होगा। तो कौन सा ज्यादा, A अपॉन बी है या B अपॉन ए है? लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो A अपॉन बी, तो A अपॉन बी जो होगा 1 से छोटा है और B अपॉन ए 1 से ज्यादा है, सो दिस इज मोर। ओके, अब ये है, बीच वाले दो को करना पड़ेगा। अब इन दोनों को हम ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ log A अपॉन log C, log A अपॉन log B, समझ रहे हो? अब हम दोनों की बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग पेयर वाइज, इन दोनों की बात कर, अब इन दोनों को पेयर वाइज बात कर रहे हैं, तो log A अपॉन log C, log B log A अपॉन log, ऊपर तो कॉमन है, डिनोमिनेटर कंपेयर कर लेते हैं, तो log B डिनोमिनेटर है, log C है, BC में देखो क्या है, B ज्यादा है A से, तो डिनोमिनेटर में B है तो B वाला कम हो जाएगा, तो दिस इज लेस देन। देखो, इसके डिनोमिनेटर log C है, इसके log B है, तो B ज्यादा है C, ओ सॉरी उल्टा बोलते हैं ना सर उल्टा हो गया। हाँ, क्योंकि हमें BC कंपेयर करना है, BC तो C 100 है, तो C ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर में तो ये वैल्यू कम होगी। नाउ इट इज फाइन। चलो अब देख लेते हैं। यस सर। सो अब देख लो कंपैरिजन, ये सही कह रहा है, सो ये गलत कह रहा है ना, पेयर वाइज इन दोनों देखो, सॉरी log AB BA BA AB, हाँ यहाँ फाइन है,
पहले इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, ए बी बी ए, ये देख लो ये गलत है, इज इट? ये भी सही है क्या? हाँ। ये बीच वाले से एलिमिनेट होंगे सर, ऊपर वालों से नहीं होते थे, मुझे यही ऑप्शन था तो ए बी बी ए, सो हाँ ठीक है ना, यहाँ देखो जो बी ए था ए बी से, बी ए इज मोर देन ए बी, यहाँ बोल रहा है कि बी ए इज लेस देन, तो ये आउट हो गया। सिमिलरली अब यहाँ इनको देख लो, इनको कंपेयर कर लो, सो ये ए बी ए सी, लॉग ए बी लॉग ए सी, मतलब मैं ए फिर बेस बोल रहा हूँ, लॉग ए बी मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, तो ए बी और लॉग ए सी ए। अच्छा इनका भी कंपेरिजन किया ही नहीं हमने, नहीं करना पड़ेगा एनीवे। यहाँ पे देखो, सो इन दोनों कंपेरिजन में लगता है करना पड़ेगा, ए बी ए सी। ये तो ओके है, जैसे इसको बात करूं तो लॉग ए बी, हाँ ए बी और ए सी ये फाइन है, ये तो आउट हो गया है। अब यहाँ देख लो ये भी फाइन है, जो थर्ड वाला है इसमें बीच वाला जो ए बी ए सी, लॉग ए विद बेस बी, बी ए सी बी ए, भी छोटा कर दिया इसने, तो ये तो आउट हो गया, देखो ये वाला आउट हो गया, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है, तो ये यहाँ आउट हो गया, लॉग ए बी छोटा कर दिया, बट यहाँ ए बी तो बड़ा था सी ए से, मतलब एक सी से, ओके। तो ये आउट हो गया, दोनों आउट हो गया। अब आपको देखना है, अब हमारे पास या तो ए ट्रू होंगे है ना, या सी ट्रू होंगे, तो कौन डिसाइड करेगा? कोई नहीं, इन दोनों को कंपैरिजन कर लेते हैं। क्या सेम है दोनों? नहीं ना, अच्छा तो यहाँ देखो ये क्या है, log c अपॉन log a log b अपॉन log a, तो bc में कंपेयर करो कौन ज्यादा है, b ज्यादा है c से, नहीं ना, तो ये गलत हो गया, ये आउट हो गया। ये क्या है, log c अपॉन log a log b अपॉन log a, तो डिनोमिनेटर कॉमन है, तो यहाँ ऊपर log b है, यहाँ ऊपर log c है, तो c तो ज्यादा है ना a से, यस b से, यहाँ log b है ऊपर, तो b इज स्मॉलर देन c, बट यहाँ मोर देन दिखा रहा था, ठीक है। अब ये करेक्ट हो गया, ये थोड़े से मतलब पेचीदा हो गया लाइक इन द कंपेरिजन में, बट अगर तुम अगर लिख लेते ना वैल्यू तो थोड़ा और ज्यादा आसान हो जाता कि जो जो रिक्वायर्ड है, तो आंसर फाइनली ए होगा मेरे हिसाब से। अब तो देखो अब ठीक है, तो इस तरह से यस सर, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन है इस वाले सेक्शन का, चलो तो कह रहे कि अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 4 4 4, the boundary of the shaded region is defined by one semicircle on the top, two circular arcs at the bottom, each radius 2 cm। तो इसका रेडियस 2 है, रेडियस 2 है, यहाँ भी अगर तुम एक लाइन ड्रॉ कर दो तो देखो, सिमेट्री का पूरा, हाँ एक्चुअली क्या है ना, ये क्या है यहाँ पे कि अगर आप बात करो ये इस तरह से है और ये इस तरह से है, सॉरी मैं थोड़ा वहाँ पहुँचा दिया, ये इस तरह से होगा, ठीक है ना, यहाँ आएगा मतलब डी नीचे आएगा, बराबर है, ठीक है ना। सो ये क्या है, इसको तुम उठा के यहाँ ले आओ और इसको उठा के, मतलब ऐसा हो गया, सॉरी इसको उठा के यहाँ ले जाओ और इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है ना। तो इस शेडेड रीजन को उठा के मैं यहाँ ले आया और इस शेडेड को उठा के यहाँ ले आया, तो शेडेड रीजन अब क्या बना रहा है कंप्लीट होके, ये न्यूट्रल हो गई, हाँ ये सेमी सर्कल हो गया ना। अब मतलब इसको उठा के हम यहाँ ले आए, मतलब इसको उठा के इधर ले आए और इसको उठा के इधर ले आए, तो इसको उठा के यहाँ रख दो और इसको उठा के यहाँ रख दो, तो ये खाली हो गया नीचे वाला और ऊपर भर गया, तो लाइक सॉरी ये हाफ स्क्वायर का हाफ हो गया, सॉरी मतलब अपर हाफ ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया कितना है, मतलब हो गया ना, और ए स्क्वायर हाँ 16, 4 इंटू 4 16, तो आधा हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, तो इसका आंसर 8 होगा। और भी तरीके हो सकते हैं, तुम अलग से निकालो पूरे का एरिया, घटाओ इसको, तरीके कई सारे और भी आपके जो भी अप्रोच है वो भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं जस्ट शिफ्ट कर दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, तो ये पूरा शेडेड रीजन हाफ हो गया इसका, तो आंसर 8 है इसका, ए करेक्ट होगा इसका, इसमें 8। ओके, तो अब तो ये रहा एप्टीट्यूड पोर्शन। अब आते हैं इधर हम, चलो मैथ्स वाले भी करते हैं, ये सब इजी है, सब क्लास 12 में किया हमने, ये तो इस तरह क्वेश्चन
कि द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला x बराबर माइनस वाई स्क्वायर एंड y बराबर x प्लस 2। ये सॉल्व करो या हो गया आप लोगों से? हो जाएगा। इजी है ना काफी, मतलब ग्राफ बनाने हैं, बीच का एरिया देखना है। जैसे मैं अगर यहाँ देखो ये भी ट्राई करते हैं, तो मैं अगर ग्राफ बनाऊं, चलो मान लो ये लाइन है, तो अब क्या होगा, x बराबर माइनस वाई y बराबर माइनस x, ऐसे की तरफ मुझे ऐसे बनाना था। उस साइड बनेगा था। हाँ, इसीलिए ऐसे बनाते हैं। तो ये मान लो ओरिजिन यहाँ है, तो ये इधर जाएगा, इस तरह से कुछ रफली बना लेते हैं। और y बराबर x प्लस 2 है, तो x जब 0 है तो y 2 है, तो फॉर एग्जाम्पल y 2 यहाँ मान लो, और y जब 0 है तो x माइनस 2 है, ऐसे बनाओ रफली। तो इस तरह से आ गया, ये कहीं काट देगा मान लो, रफली ऐसा मान लिया। ओके, तो हमें ये इंटरसेक्शन पॉइंट जानना पड़ेगा क्या है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जानना पड़ेगा क्या है, बस उससे काम हो जाएगा। तो अब हमारा ये शेडेड रीजन हो गया, ठीक है, ये होगा। सो हमें जो एरिया निकालना है वो ये है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, शेडेड रीजन मेरा ये वाला है, दिस इज द शेडेड रीजन, ठीक है। अब तो हो जाएगा। तो एरिया क्या होगा, अगर डबल इंटीग्रेशन करना डबल से कर लो, सिंगल से करना सिंगल से कर लो। तो dx, देखो कोशिश हम यहाँ ये लेना चाहेंगे, हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करते हैं, इससे पूरा कवर हो जाएगा। सो फर्स्ट आई एम टेकिंग dx देन dy। तो x यही 12 में होते हैं, तो हम क्या करते हैं, जस्ट है ना, एक सिंगल इंटीग्रेशन से कर सकते हैं, बात बराबर ही है। तो ये देख लो, इधर x की वैल्यू क्या है, तो इधर x की वैल्यू है, x की वैल्यू क्या लो, y माइनस 2, यहाँ से x इस लाइन पे x की वैल्यू क्या है, और इस कर्व पे x, ये हॉरिजॉन्टल लिया ना, तो x के पैरेलल लिया हमने। तो देखते हैं ये जो कर्व है, ये इस पे इधर x क्या है और इधर x क्या है, इस कर्व में x क्या है, कहां से कहां तक जा रही है। तो इधर x क्या है, इस कर्व में x की वैल्यू है माइनस वाई स्क्वायर ना, तो माइनस वाई स्क्वायर तक। तो एक हमने हॉरिजॉन्टल लाइक एक स्लाइस लिया, तो इसका देख रहे हैं लेफ्ट बाउंड्री किस कर्व को टच कर रही है और राइट एंड किस कर्व को टच कर रही है, वहां x ले लिया। अब y में क्या, सिंपली कांस्टेंट लेना है। तो ये जो हमने बनाए हैं स्ट्रिप, ये कहां से कहां तक मूव करेगी, तो यहां तक आएगी टॉप पे, बॉटम में यहाँ तक। अब ये नंबर क्या है, तो मुझे इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको और इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने, तो हो जाएगा इजीली। देख लो यहाँ क्या करो, x की जगह y स्क्वायर रख दो, तो y बराबर वाई स्क्वायर प्लस 2, सॉरी माइनस वाई स्क्वायर ना, x को माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया y प्लस वाई स्क्वायर से बुला लो, तो y प्लस वाई इज y इंटू वाई प्लस 1 इज 2। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, लेकिन यहाँ पे बड़ा तो ये है, ओके, तो 1 इंटू 2 है ना, तो 1 इंटू 2 लिखो, हाँ, या माइनस 2 इंटू माइनस 1, दिस 2a। तो y कैन बी 1 और y कैन बी माइनस 2, ठीक है, आपको मिल गया इंटरसेक्शन पॉइंट, यहाँ 1 है और यहाँ माइनस 2 है, तो इसका होगा माइनस 2 से 1, और इसको इंटीग्रेट कर लो। तो इंटीग्रेट कर दो क्या आता है, हालांकि मेरे पास होगा आंसर इसका। सो ठीक है ना, तो इसको एक बार तुम लोग सॉल्व, हाँ इस तरह से कुछ आएगा, मैं देखता हूँ शायद मैंने आंसर निकाला हो। तो इसका आएगा तुम्हारा, अच्छा सॉल्व आएगा नहीं, हाँ नहीं कैसे, हाँ उससे कुछ आएगा, चलो देख लेना जो भी आएगा, तो बस इंटीग्रेट करके आप इंटीग्रेट कर लो जो भी है, इसमें निकाला मैंने भी नहीं है, मुझे लगा मैंने किया होगा। सो ठीक है, अब इंटीग्रेट करना वो आप कर लोगे, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आओ 12th, ये कह रहा है कि ए बी 3x3 रियल मैट्रिक्स हैविंग आइगन वैल्यूज दिस, बी आपके पास ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ट्रू। तो देखो तुम्हारे पास क्या है, ए की आइगन वैल्यूज पता है आपको, ये ए की है, तो मुझे बी की आइगन वैल्यू चाहिए। तो जब ये क्या है ना, तुम्हें पता होगा एक चीज कि लाइक एवरी मैट्रिक्स सैटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलीमॉर्फिज्म, कैली-हैमिल्टन थ्योरम। तो क्या करोगे, नहीं किया, देखो तो इसमें क्या है ना, ये a स्क्वायर 2a i इज लाइक 1, ठीक है, तो उसमें क्या करो, a की जगह 1 रख दो, तो 1 रख, मतलब मैं करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ।
ए के करस्पॉन्डिंग है 1 0 माइनस 1, अब मैं बी के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पुट करो, सो पुट करोगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ गया, 1 प्लस 2 प्लस 1 4। ओके, अब जीरो रखो, ए की जगह जीरो, ए की जगह जीरो, आई का मतलब फिक्स है 1, ये कुछ ऐसा तुम्हें दिखना चाहिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इस टाइप से, तो x की ये वैल्यूज हैं, ये समझ लो, तो पुट करो, सो अभी देखते हैं क्या आता है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 और इससे आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1 कितना, सॉरी 1 माइनस 2 प्लस 1 0। ओके, तो ये बी करस्पॉन्डिंग आ गई। अब इससे तुम्हें बनाने एक पॉलिनोमियल, तो क्या बनेगा देखो, बनेगा x माइनस 4 x माइनस 1 x माइनस 0। अब ये देखो ये कौन सा है वो देख लेना है बस, तो x बाहर, ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, तो ये तुम्हारा आ गया फाइनल आंसर x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x, देखो कौन सा है, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से आया, हाँ, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा पहला वाला, फर्स्ट आ गया अभी मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इस तरह से है कि हमने उसके करस्पॉन्डिंग एक वो बना लिया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना ली, एक्चुअली ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, और कैली हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो नेक्स्ट है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब इन्होंने स्टार्ट किया रैंडम वेरिएबल के डेफिनेशन से। ओके, तो ये कह रहा है कि कंसीडर द प्रोबेबिलिटी स्पेस ओमेगा जी एफ, देखो ओमेगा सैंपल स्पेस और जी सिग्मा फील्ड, पी प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मेजर, तो इसको प्रोबेबिलिटी स्पेस बोला जाता है। सैंपल स्पेस है 0 से 2 और ये सिग्मा फील्ड दे दिया, देखो सिग्मा फील्ड इन जनरल जो हमारा प्रोबेबिलिटी में है उसमें सिग्मा फील्ड होता है पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, अगर कुछ नहीं दिया है तो, बट यहाँ पे इन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया सिग्मा फील्ड को, तो प्रोबेबिलिटी इसी सेट पे डिफाइन होगी, इसके बाहर डिफाइन नहीं होगी प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी इन्हीं चार जो सेट है ना इसके लिए ही डिफाइन होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो यहाँ पे मास कुछ है, 0 है, यहाँ ना 1 है, जैसे यहाँ मान लो 1/4 है, यहाँ 3/4 होगा, अब बाकी इसके अलावा किसी और सेट पे आप डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन फ्रॉम, यहाँ नोटेशन इसी का नोटेशन यूज कर लेता हूं मैं, तो G2 मान लो 0 1 ले लो, सो दिस इज अ फंक्शन ना, सो सिग्मा फील्ड यहाँ पे जी प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है, सिग्मा फील्ड टू 0 1 या आर ले सकते हैं कोड में, तो ये चीज है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब जो इवेंट होगा, जब आप किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो इवेंट मस्ट बिलोंग टू दिस सेट। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में देख लो, जब आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1 मान लो यहाँ पे, तो उस केस में आप क्या निकाल रहे हो, इनडायरेक्टली यू आर फाइंडिंग x इज इक्वल टू 1 कब है, तो आप इस वाले सेट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो 0 1, सो व्हिच इज वैलिड बिकॉज़ इट इज डिफाइंड हियर, व्हिच इज वैलिड बिकॉज़ इट इज डिफाइंड हियर। सिमिलरली मैं प्रोबेबिलिटी x बराबर 2 निकालता हूं, तो यहां से मैं इस वाले सेट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, सो दिस इज वैलिड बिकॉज़ इट इज डिफाइंड हियर। बट यहां पे क्या होगा, जब 2 पे निकालोगे तो ये सेट आ गया, इस सेट पे प्रोबेबिलिटी डिफाइन नहीं है क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड सिग्मा फील्ड है, इस पे डिफाइन नहीं है, तो मेरे हिसाब से अभी मुझे जो लग रहा है कि x रैंडम वेरिएबल होगा, y नहीं होगा इस सिग्मा फील्ड पे, ठीक है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इस पे आप नहीं निकाल पाओगे, बिकॉज सिग्मा फील्ड जो दिया है, सिग्मा फील्ड का जो एलिमेंट्स है वही इवेंट है यहाँ पे, सबको इवेंट, यहाँ एवरी सबसेट ऑफ दिस इज नॉट इवेंट, मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, आगे लेवल पे जब जाते हो बचपन में हम ये पढ़ते हैं कि एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज सिग्मा फील्ड, क्यों, क्योंकि वहां सिग्मा, सॉरी, एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवेंट, ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं एवरी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इवेंट कब, जब हम ये मानते हैं सिग्मा फील्ड पावर सेट है तो हर सबसेट इवेंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ सिग्मा फील्ड पावर सेट नहीं है, ये चार ही एलिमेंट है, सिर्फ चार ही इवेंट है इस सेट में, पांचवा कोई इवेंट नहीं है, इस क्वेश्चन में पांचवा इवेंट तो नहीं बता सकते, तो हर सबसेट इसका साथ इवेंट नहीं होगा, सिर्फ ये चार ही इवेंट है इस क्वेश्चन में और कोई इवेंट नहीं है। तो वेरी वेरी कहने का मतलब ये y रैंडम वेरिएबल नहीं होगा अभी के अकॉर्डिंग, एंड तो क्या आंसर होना चाहिए, x इज रैंडम वेरिएबल, y इज नॉट, y इज नॉट, तो a करेक्ट होगा, y इज नॉट, ठीक। बाकी लोग भी कुछ बोलना चाहो तो बोलना, आपके पास आजादी है। देखिए, सो ये सब थोड़े से डिफरेंट ट्रेंड में क्वेश्चन थे, देख लो इसको भी देख लेते हैं। तो अब यहाँ कह रहा है कि हम ये नोटेशन जानते हैं कि जो फाई है डिनोट द
कोवेलेंट CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ये हम लोग यूज भी किया काफी। इफ द रैंडम वेरिएबल x हैज CDF दिस, देखो x कोई अलग रैंडम वेरिएबल है और फाई स्टैंडर्ड नॉर्मल का CDF है, x कुछ और है, नॉर्मल नहीं x। तो बोल रहा है कि fx डिफाइन इस तरह से, फाई x होगा अगर x आप -1 से छोटा लेते हो, और fx आपका फाई x+1 लेना पड़ेगा आपको जब आप x -1 या उससे ज्यादा लेते हो। तो देखो यहाँ पे अब इसमें क्या है, मैं पहला ऑप्शन ही चेक करता हूँ। तो जब मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूँ तो क्या बोल रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ CDF, चलो x यहाँ ही लगाया, मैं उस नोटेशन को यूज कर रहा हूँ, एट -1, सो आई कैन राइट दिस बाय डेफिनेशन ऑफ CDF, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ CDF। अच्छा अब बताओ, तुम ये देख के बताओ मैं कौन सा यूज करूँ, ये वाला यूज करूँ, ये वाला, मतलब ऊपर वाला या नीचे वाला, कौन सा यूज होगा? नीचे वाला, नीचे वाला, नीचे वाला है ना। आपको देखना है कि ये x क्या है, इस x पे डिपेंड कर रहा है चीजें। तो ये x यहाँ पे क्या है -1, तो आपको ये यूज कर, ये यूज करो, तो हम देखेंगे -1 किस कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में है या इस कैटेगरी में, तो ये इस कैटेगरी में, तो मुझे ये यूज करना पड़ेगा। दिस इज 5 -1 + 1 हो गया 5 0। और हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल की प्रॉपर्टी जानते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल इज सिमेट्रिक अबाउट 0, तो उस पे CDF की वैल्यू हाफ होती है। तो आंसर इज हाफ, तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। और ये ई से लिखा हुआ है, मतलब MCQ है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे। सो दिस इज ओनली फाइन, बाकी का तो जरूरत ही नहीं है, कर सकते हो आप, लेकिन बाकी जरूरत नहीं है। तो ओनली दिस ऑप्शन इज फाइन। सर लेकिन इसका सेकंड हाफ कैसे आएगा, राइट हैंड वाला आप जो उसमें, मतलब ये सिमेट्रिक सा हो गया है स्टैंडर्ड, तो इसमें दो अलग अलग से जोड़ दिए हो, एक शिफ्टेड है x+1 पे, हाँ तो ये CDF मतलब 1 कैसे होगा, फैमिली को कंफ्यूजन होगी। होगा ना। देखो जैसे आप क्या करोगे, अगर मुझे चेक करना है CDF है कि नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टी तो चेक करोगे ना आप, कोई जरूरत नहीं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो, क्योंकि मिक्स भी हो सकता है। तो हमें तो ये चेक करना है क्या इन्फिनिटी पे 1 आती है, अगर मुझे CDF चेक करना है तो हम बस ये देखेंगे इन्फिनिटी पे 1 आती है क्या, आप चेक करके देखो, -इन्फिनिटी पे 0 आती है क्या, f इंक्रीजिंग है क्या, इंक्रीजिंग इन द सेंस NCERT के सेंस में इंक्रीजिंग, अदरवाइज नॉन डिक्रीजिंग है क्या, f राइट कॉन्टिन्यूअस है क्या। तो चूंकि ये CDF का टर्म है तो राइट कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही, क्योंकि ये खुद CDF है, तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस, ये भी राइट कॉन्टिन्यूअस है, तो राइट कॉन्टिन्यूअस होगा। इंक्रीजिंग ये खुद CDF है, तो CDF की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ये। अब बचा पहले 2 पॉइंट, यही 4 चीज चाहिए ना, CDF होने के लिए 4 ही चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो CDF है, बाकी आपको 1 नहीं लाना है यहाँ पे, वो PMF में टोटल PMF में समेशन बनाता है, PDF में इंटीग्रेशन बनाता है, लेकिन यहाँ पे बस ये है कि इन्फिनिटी पे बनाना चाहिए। देखो आप x अगर इन्फिनिटी किस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में है, तो x को रख दो इन्फिनिटी आप, तो x को इन्फिनिटी रख दोगे तो 5 + इन्फिनिटी यहाँ 1 होता है, क्योंकि ये खुद CDF है, तो 1 तो देगा ही ना, ये खुद CDF है, तो 1 तो देगा ही बाई इट्स ओन डेफिनेशन। तो कभी भी CDF चेक करने के लिए यही कंडीशन है बस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके तो ये करेक्ट हो गया इसमें। यहाँ पे आते हैं, ओके अब ये कह रहा है कि x be a random variable with PDF this, अल्फा मोर देन 0 है, लैम्डा भी मोर देन 0 है, इफ मीडियन ऑफ x इज 1, मुझे बता दिया कि x का मीडियन 1 है। ओके तो मीडियन का डेफिनेशन यूज कर लेते हैं। तो जब मीडियन का डेफिनेशन यूज करेंगे तो मीडियन क्या होता है बताओ आप लोग, यहाँ क्या मतलब होगा कि CDF हाँ इक्वल टू व्हाट, CDF मतलब हाफ, यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट पे CDF हाफ होगा। सो लाइक यहाँ ये मतलब हुआ कि CDF एट 1 इज हाफ, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि 1 पे CDF वैल्यू हाफ होगी। ओके थर्ड क्वांटाइल इज 2, तो थर्ड क्वांटाइल क्या, अगर आप क्वांटाइल को ऐसे डिवाइड करो तो 1 2 3 4 Q1 Q2 Q3 Q4, तो थर्ड क्वांटाइल 2 है, इसका मतलब CDF एट 2 किसके इक्वल होगा 0.75, यस, है ना। तो ये जैसे 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है, ये 1 है, सो ये 3/4 जो आपने कहा चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये दे दिया मुझे 2 इंफॉर्मेशन। अब 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, क्या सॉल्व नहीं हो जाएगा? ये मुझे PDF पता है, क्या यहाँ से मैं CDF निकाल सकता हूँ?
पीडीएफ से। सीडीएफ क्या होता है, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, यू इंटीग्रेट 0 टू x अल्फा लैम्डा x की पावर अल्फा माइनस 1 e की पावर माइनस लैम्डा x की पावर अल्फा dx। अब ये इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, बता दूं, आप x की पावर अल्फा को t मान लो तो इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो ये कुछ फंक्शन आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ से fx कुछ निकल के आ जाएगा। अब क्या करना आपको, जो भी निकल के आएगा एक फंक्शन आएगा x के टर्म में, उसमें x लैम्डा t सॉरी x लैम्डा अल्फा तीनों होगा। अब x को 1 रखना, जो भी बचेगा उसको हाफ के इक्वल रख दो, तो एक इक्वेशन आ गई पहली इक्वेशन। और ये सेम चीज x को उसमें 2 रखो, जो भी बनेगा उसको इक्वल टू 3/4 रख देना। अब आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, क्या वैल्यू निकल जाएगी, करके देखना हो जाएगा। यस सर। ठीक है ना। सो क्या आंसर आता है, तो मैं फिर से देखता हूँ मैंने किया है क्या, मतलब जो मुझे लगा बहुत इजी है तो मैंने सॉल्व नहीं किया, मैं वैसे एक बार देख रहा था जस्ट, तो इस तरह से है। सो क्या आता है यहाँ पे आंसर, एग्जाम में किया था, अभी याद भी नहीं है क्या दिया था एग्जाम में, देखना पड़ेगा फिर खोल के रिस्पॉन्स। सो इस तरह से आप सॉल्व करके देखना, एटलीस्ट आप एक बार फिर से सॉल्व करो, उससे आपको बेसिक क्लियर हो जाएगी। चलो ढूंढना मुश्किल है तो जो भी आएगा इनमें से कोई एक आंसर आ जाएगा, आप सॉल्व करके देख लेना, मैंने आइडिया दे दिया है, और नहीं होता है तो दोबारा करा देंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए यहाँ पे आते हैं। सो ये क्वेश्चन है कि एक रैंडम वेरिएबल है हैविंग पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन with mean lambda more than 0 then this, तो चलो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, समेशन 1/x+1 और क्या करना है मुझे, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, हाँ पीएमएफ, e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। यहाँ होगा x स्टार्ट 0 से नहीं, क्योंकि इसने गिवन है, क्योंकि मैं इसका डेफिनेशन नहीं लिखा, इसका डेफिनेशन होता है, सो ये ऊपर आएगा 1/x+1 इंटरसेक्शन हो जाएगा ना, i x मोर देन 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन 0। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप लोग जानते हो ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है ना, जॉइंट अपॉन दिस, तो यहाँ पे तो दिस इंटरसेक्शन दिस यही लिखा हुआ है यहाँ पे एक्चुअली, तो ये आएगा दिस टाइम i ऑफ दिस एंड तो यहाँ क्या नोट करने का मतलब है इंटरसेक्शन, और इसका इंटीग्रेशन होगा, मतलब सॉरी ये इंटीग्रेशन तो x बराबर, मतलब यही करने का मतलब 1 से इनफिनिटी हो जाएगी, बाकी पे 0 हो जाएगी, चाहो तो 0 से कर लो, बाद में वो 1 कर देगा, देनी भाई ये कट के ये 1 रख दो और 1 से इनफिनिटी, यही मैं यहाँ कर रहा था, कुछ और नहीं करना। और अब 1 में करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी मोर देन 0, जो गिवन है इसकी वजह से गिवन है ना, तो अब 1 में आएगा ये, तो इसकी वैल्यू तो बहुत इजी है निकालना, क्योंकि मुझे पता है 0 से इन्फिनिटी तक सम 1 होता है, तो डिनोमिनेटर में इजीली लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x एज 0, ठीक है, डिनोमिनेटर डायरेक्टली लिख सकता हूँ, x बराबर 0 पे क्या आ जाएगी, इसमें क्या आती है, सर ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हाँ वो तो ऊपर वाला भी लिखेंगे समेशन, तो ये यहाँ पे x फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी न्यूमरेटर अब लिख रहा हूँ मैं, तो ये कि e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x अपॉन x+1 फैक्टोरियल, ये न्यूमरेटर है और ये वाला डिनोमिनेटर यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये इक्वल टू, मुझे इधर सॉल्व करना चाहिए, देखो तो 0 पे होना जाएगा, तो यहाँ से मैं ये कह रहा था समेशन e की पावर माइनस लैम्डा लैम्डा की पावर x अपॉन x+1 फैक्टोरियल, x+1 क्यों हुआ, 1 अपॉन x+1 था उसकी वजह से, और 1 माइनस पॉइसन में x बराबर 0 पे प्रोबेबिलिटी e की पावर माइनस लैम्डा ही होता है, ठीक है, तो ये होगा। अच्छा चलो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ x की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी होगी, नॉट 0 से, क्योंकि वो मोर देन था, मोर देन 0, यहाँ मैंने गलत लिखा होगा तो यहाँ तो गलत लिख दिया, ये 1 से स्टार्ट होगा, स्ट्रिक्टली मोर देन 0 है ना, स्ट्रिक्टली मोर देन 0, यहाँ पे गलत लिखा मैंने, समझ रहे हो ना, इंटरसेक्शन है, गिवन होता है a इंटरसेक्शन b अपॉन p a, मतलब p प्रोबेबिलिटी ऑफ a गिवन b, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b अपॉन b ना, तो ये इंटरसेक्शन है उसके साथ, तो यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, 0 इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए यहाँ 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो देख लो अब सॉल्व करने में क्या है, मुझे इसको फिर से पीएमएफ के फॉर्म पे लाना है, तो कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर तो क्लियर हो गया है,
तो डिनोमिनेटर देख के एक तो ऑप्शन हम कुछ डिस्कार्ड कर पाएंगे, फिर अभी लैम्डा 1 बनेगा तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपको या तो ए आएगा या क्या आएगा आगे, तो ऑप्शन ए ही आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन ए ही आएगा ड्यू टू दिस। कैंसिल नहीं हुआ जहां तक मुझे लग रहा है, चेक कर लेते हैं। सो आगे करके देखते हैं। सो यहाँ तो चलो वन माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसमें क्या करोगे, अब यहाँ तुम्हारा x प्लस वन हो गया तो तुम्हें यहाँ x प्लस वन बनाना होगा, ई की पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा की पावर x प्लस वन बनाना है। जबकि यहाँ x ही है, तुमने x प्लस वन लिख दिया, तो बैलेंस करने के लिए एक लैम्डा चाहिए तुम्हारे पास, और यहाँ है x प्लस वन फैक्टोरियल, x प्लस वन फैक्टोरियल है समेशन। अब x वन से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि x प्लस वन कहाँ से स्टार्ट होगा, x वन से स्टार्ट हो रहा है ना, 2 से, तो x प्लस वन 2 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगी। देखो ये वैल्यू 1 हो जाएगी अगर ये सम x प्लस वन 0 से स्टार्ट हुआ होता, अगर x प्लस वन 0 से स्टार्ट हुआ होता तो ये पूरी 1 दे देता, क्योंकि मुझे पता है पीएमएफ की डेफिनेशन से। तो लेकिन क्या दिक्कत है, तो 1 माइनस कितना मुझे माइनस करना है, 1 क्यों लिख दिया, अगर ये 0 से इन्फिनिटी होता है x प्लस वन, तो 1 से स्टार्ट होता तो होता ना 0। नहीं किसकी बात, आप x की बात कर रहे हो या x प्लस वन की बात कर रहे हो, x प्लस 1 जब 1 से स्टार्ट होता तब होता ना, सब वो प्रॉपर्टी में। नहीं पॉइजन में क्या होता है उसका सपोर्ट, 0 टू इंफिनिटी। हाँ तो ये देखो यहाँ ये कहना चाह रहा हूँ मैं, ये 1 होता है, या आप एग्री करते हो, चेक कीजिए, ये एग्री करते हो आप, दिख रहा है ये रेड कलर की, नहीं ठीक, ये सर। हाँ तो अब देखो इसमें जो है वो x प्लस वन को y मान के चलो, जो x प्लस वन है उसको मैं y बोल देता हूँ, y 2 से इन्फिनिटी है, लेकिन y अगर 0 से इन्फिनिटी होगा तो आंसर 1 होगा, क्योंकि सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है पोजीशन में। तो हमने 1 लिख दिया, अब कितने एक्स्ट्रा टर्म मैंने लिया, मैंने लिया 0 और 1 एक्स्ट्रा लिया, 2 से स्टार्ट हो ही रहा है यहाँ पे, तो मैंने 0 और 1 एक्स्ट्रा लिया, हटा देते हैं। तो इसमें तुम x प्लस वन को 0 रख दो तो e की पावर माइनस लैम्डा बचेगा, x प्लस वन को 1 रख दो तो e की पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा बचेगा, और अपॉन में लैम्डा 1 माइनस e की पावर माइनस, दिस इज फाइन आंसर। ठीक है, दो टर्म यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, दो टर्म ऐड किए तो 1 हो गया, वो दो टर्म जो ऐड किया उसको बाद में सब्ट्रैक्ट कर दिया बैलेंस करने के लिए, ऐड सब्ट्रैक्ट। सर वहाँ पेपर में पहला शीट था ही, इस पर डिस्ट्रीब्यूशन लिखे होते हैं सारे। अच्छा इस जैम में होते हैं एक्चुअली, ये गेट वालों में दिया नहीं उन लोगों ने, जैम में भी वो एक्सपोनेंशियल और गामा के दिया होता है, लेकिन यहाँ पे तो जो होती है ना, जो तो वेल डिफाइंड है, दिया वहां पे होता है जहाँ वेल डिफाइंड नहीं होता है। चाहिए होते हैं, मैं भूल गया वहाँ जाके क्या होता है, प्रोसेस याद था, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन याद नहीं था। अच्छा हाँ ये भाई कहाँ गया ये, ओके यहाँ भेज दिया मैंने। तो देखो तो आगे देखते हैं, तो इसका आंसर ए होगा, ठीक है ना, ए निकाला हमने। आओ तो ये क्वेश्चन कर देखो, जैम में क्या है गामा लिखा होता है, यहाँ लिख के दे रहा है एक्चुअली, यहाँ पे क्या है इन्होंने अलग से लिख के दिया है। सो अब क्या करना है इसमें, अच्छा चलो इसको हटाते हैं तत्काल। सो चेक हियर, अब ये कह रहा है कि सपोज x हैज द प्रोबेबिलिटी, देखो गामा अल्फा, तो ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है अल्फा और लैम्डा में, ठीक है। अब विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, तो ex देखो इसका सपोर्ट ये है, तो गामा में मीन एग्जिस्ट करता है, इसके लिए हमें नॉट ट्रू चुनना है, तो आप लोग बताओ ये तो ट्रू ही है, मीन एग्जिस्ट करता है इसके लिए, वेरिएंस एग्जिस्ट करता है, यस ये भी ट्रू है। e ऑफ 1/x, अब ये 1/x हो गया, तो यहाँ कंडीशन आएगी, जब आप e ऑफ 1/x निकाल रहे होंगे तो वो सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, e इज नॉट ट्रू है ना, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। जब आप e ऑफ 1/x निकाल रहे होंगे ना तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 1/x टाइम ये क्वांटिटी जो पीडीएफ था, 1 गामा अल्फा लैम्डा की पावर अल्फा x की पावर अल्फा -1 e की पावर माइनस लैम्डा x dx, ठीक है। तो ये x की वजह से यहाँ पावर क्या आ जाएगी, अब जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगी 2 अल्फा -2। तो अब देखो जब पावर x की पावर अल्फा -1 होता है
तो अल्फा हैज टू बी मोर देन 0। अब जब x की पावर अल्फा -2 है, इसका मतलब इस तरह से समझ लो, यहाँ x-2 है ना, तो इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ क्या रेस्ट्रिक्शन आएगा, इसके लिए ये होना चाहिए, यहाँ क्या रेस्ट्रिक्शन आएगा, हाँ, तो अल्फा -1 को मोर देन 0 होना पड़ेगा, मतलब अल्फा को मोर देन 1 होना पड़ेगा, लेकिन इसने लिख दिया है मोर देन 0, सो ये है गलत। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि मुझे नॉट ट्रू चुनना था। आप लोग चेक करो, ठीक है, क्योंकि मान लो अल्फा आपने 1 ले लिया, अगर 1 लोगे तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही करेक्ट ऑप्शन है, कोई बाकी आप चेक कर सकते हैं, तो बाकी वैसे ही हो जाएगा। चलिए, ये तो बहुत इजी सा लगा, ये भी मतलब जस्ट डेफिनेशन बेस्ड है। तो ये कह रहा है कि ज्वाइंट पीडीएफ दे दिया हमें और e ऑफ x गिवन y, तो इसका डेफिनेशन यूज कर लो अब। तो इसमें क्या है कि y नॉट क्या होगा, तो उससे आ जाएगा, डेफिनेशन बेस्ड है, एक्चुअली डेफिनेशन बेस्ड है। सो डायरेक्टली इसका डेफिनेशन हम लोग जानते हैं कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, सो दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या होता है, कंटिन्यूअस है ना, तो ये हो जाएगा x टाइम f ऑफ x गिवन y, आप सब जानते हैं x की वैल्यू, तो यहाँ पे x गिवन y है ना, तो x की वैल्यू 0 टू y है, सो 0 टू y नॉट, क्योंकि यहाँ y गिवन है ना, इसीलिए ये हो जाएगा। अब इसको खोलते जाओ, 0 टू y नॉट x टाइम, अब ये हो गया ज्वाइंट, या पहले फाइंड कर लेना है, ऐसा काम करना, पहले फाइंड कर लेना उसको, ज्वाइंट अपॉन एफ वाई ऑफ वाई, बाद में वाई नॉट को जो भी आएगा उसमें वाई को वाई नॉट रखना, पहले ये क्वांटिटी निकाल लो। तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, वाई का मार्जिनल चाहिए, तो यहाँ से वाई का मार्जिनल नहीं आ जाएगा, एफ वाई ऑफ वाई यहाँ से आ जाएगा, कैसे, ज्वाइंट को इंटीग्रेट कर दो एक्स के रेस्पेक्ट में 0 से y में, जो y का मार्जिनल आया उसमें y की जगह यहाँ y नॉट रखना, यहाँ भी y नॉट रख देना, तो ये सिर्फ x का फंक्शन होगा। अब इसको इक्वल टू हाफ कर देंगे ना, तो यहाँ से y नॉट निकल आएगा। अब करके देखो, देखो समझ आया जो मैं कह रहा हूँ, कितना आया, अब आंसर बता रहे हो, पूछ रहे हो, तुम्हारी आवाज इतनी स्लो क्यों आ रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे, चैट में बता दो। हाँ बोलो बोलो, अब आ रही है, ये आंसर आ रहा था। अच्छा ये आ रहा था, ओके। तो बाकी लोग चेक कीजिएगा, तो बस डेफिनेशन में बता दिया, पहले मार्जिनल निकालो y का, मार्जिनल निकाल के डिवाइड करो मार्जिनल से, ज्वाइंट को मार्जिनल से, तो वो आपका यहाँ आगे कंडीशनल आ गया, कंडीशनल में जहाँ y है वहाँ y नॉट रख देना, जब कंडीशनल जो भी आया y की जगह y नॉट रख दो, तो फंक्शन सिर्फ x में बचा, y नॉट इज कांस्टेंट। अब 0 से y नॉट में इंटीग्रेट करेंगे, जो भी आंसर आया उसको हाफ रख दिया, तो y नॉट निकल आएगा उस इक्वेशन से। तो ये कह रहे a आएगा, ठीक है, अब चेक कर लेना। चलो, तो 20वां क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि सपोज दैट देयर आर 5 बॉक्सेस, ठीक है, और क्या बोल रहा है, 5 बॉक्स तो है, और उसके बाद कह रहा है कि ईच बॉक्स कंटेनिंग 3 ब्लू, तो मान लो एक बॉक्स बना लेता हूं यहाँ पे, चलो ये बॉक्स है, इसमें है 3 ब्लू, 1 रेड और 2 ब्लैक, तो ब्लू ब्लैक रेड, हर 5 बॉक्स है, पांचों में सिमिलर, पांचों में 5-5 बॉल है, ठीक है, 5 6 है, सॉरी 6 है ना, सो देयर आर 5 बॉक्सेस, ईच हैड 6 बॉल्स, ओके, या पेन्स जो भी है, क्या है ये, पेन है, हाँ सॉरी पेन है। तो इफ द रैंडम वेरिएबल x1 डिनोट द टोटल नंबर ऑफ ब्लू, ओके, तो x1 जो है नंबर ऑफ ब्लू, ब्लू, x2 जो है वो नंबर ऑफ क्या, रेड, रेड। देखो तो ध्यान है, बाइनोमियल में x का मतलब क्या होता है, जस्ट बाइनोमियल में, नंबर ऑफ सक्सेस, हाँ यहाँ पे क्या है, x1 इज नंबर ऑफ सक्सेस 1,
नंबर ऑफ सक्सेस 2। याद हो जब मल्टीनोमियल हमने कराया होगा बाइनोमियल का जनरलाइजेशन, तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, x1 x2 साथ में। इंडिविजुअली x जो है ये है बाइनोमियल 6 कॉमा ब्लू की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 कितने में से, 6 में से, 3/6। x2 अलोन इज बाइनोमियल 6 और रेट की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/6। इस तरह से इंडिविजुअली x1 अलोन हैव डिस्ट्रीब्यूशन दिस, तो साथ में कितना होगा, बाइवेरिएट सॉरी बाइवेरिएट बाइनोमियल जो कि ट्राइनोमियल बोल लो। तो क्या आ गया आंसर, आंसर आएगा number of trials. So how many boxes you have, 5. So n factorial upon, यार इसकी पूछ रहा है हमसे प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, तो 2 factorial 1 factorial बचा कितना, बचा 2 है ना, 2 बचा, 2 फैक्टोरियल। अब P1 तो देखो पहला वाला किसका था, ब्लू का था, ब्लू की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/6 मतलब 1/2, तो इसकी पावर 2। फिर दूसरा था रेड वाला, तो रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। बचा कितना अब, मतलब रेस्ट, ब्लैक ही तो है, रेस्ट। फेलियर, सक्सेस 1 सक्सेस 2, तीसरा क्या होता है, फेलियर। जब बाइनोमियल लेते हैं आप तो P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1 - P प्रोबेबिलिटी फेलियर, यहाँ क्या P1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1, P2 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2, एंड जो तीसरा है 1 - P1 - P2 जो कि नंबर ऑफ फेलियर्स के लिए। तो कितना बचा, 2/6, इसकी पावर 2 निकालो, ये आंसर है। इसको सिंपलीफाई करके देखो क्या आता है, इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल तुम्हारा हो गया 120, और यहाँ नीचे हो गया 4, और इधर हो गया 1/2 का स्क्वायर 1/4, इसका हो गया 1/6, ये हो गया 1/3 का स्क्वायर 1/9। करके देखो कैलकुलेशन, 6 चौक 24 पंचे 120। ठीक है, तो ऊपर मुझे दिख रहा है 5 और नीचे मुझे दिख रहा है 36। चेक करो, ठीक है, ओके। तो ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे था, बाइवेरिएट बाइनोमियल या उसी को ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कोई नहीं, आज 30 तक डिस्कस कर लेते हैं, 10 और कर लें, टाइम है ना। सो 11 बजने वाले हैं, तो हमने स्टार्ट भी तो 9:30 के बाद ही किया, 1.5 घंटा हुआ है, अभी है टाइम, तो 30 तक कर लेते हैं, 30 उसके आगे अगले क्लास में करेंगे। सो xn and yn be two sequences of random variables, x and y be two random variables, all of them defined with the same probability space. So the following statement is true। देखो यहाँ क्या है ना, जैसे जैम में थोड़ी क्लैरिटी रहती है, वहाँ लिखा रहता है कि 1 to 30 MCQ ही है, एक ही करेक्ट है, फिर 31 to 40 क्या है वहाँ पे MSQ ही है, मोर देन वन करेक्ट वाला, फिर 41 से 60 NAT होगा। यहाँ क्या है, बीच में मिक्स कर रखा है इसने, हालांकि जैसे मिला है ना इज आर, तो इज वाला ही चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है एक्चुअली कि x and y and b टू सीक्वेंस ऑफ रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या है, xn कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू रियल कांस्टेंट c, देन xs कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू c। अब बताओ, ये तो डायरेक्ट थ्योरम हमने क्लास में डिस्कस किया है, क्या लगता है आपको, ट्रू है फॉल्स है, पहला लाइन, पहली स्टेटमेंट, कांस्टेंट में तो दोनों साइड से ट्रू रहता है ना, कांस्टेंट में। इन जनरल हमारा ये है कि xn कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x, देन xn विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू x। ये है, ये इन जनरल वन वे करेक्ट है, लेकिन अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो दोनों साइड से करेक्ट हो जाता है ना। यस, तो ठीक है, पहला ही ट्रू हो गया, बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इज ट्रू पूछ रहा है, एक ही पूछ रहा है कौन सा ट्रू हो गया, पहला ही खत्म। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू थ्योरम से। और 22 कह रहा है कि x be a random variable with PDF this, तो ये एक्सपोनेंशियल विथ मीन लैम्डा है, ओके। लैम्डा मोर देन 0 अननोन पैरामीटर है, y1 y2 yn be a random sample of size n from population having density distribution, तो मतलब y बराबर x स्क्वायर, यही ना। अब क्या बोल रहा है कि y बार तो उसका मीन है yi का। सो आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि
तो हमारे पास जो x है वो एक्सपोनेंशियल है विथ मीन लैम्डा वाला, ठीक है, और y बराबर है x स्क्वायर। तो कौन सा मेथड मोमेंट एस्टिमेटर है? तो मुझे yi रैंडम सैंपल के लिए बात करना है, y1 y2 y3 yn के लिए। तो आप लोगों को पता है कि मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर कैसे निकलता है, कोई बताइए, चारों में वही पूछ रहे हैं ना। सो yi सैंपल के लिए क्या करेंगे मेथड ऑफ मोमेंट एस्टिमेटर के लिए? क्या करो? हाँ, ey इज इक्वल टू y बार, ठीक है, ठीक है, और y आपका कुछ नहीं x स्क्वायर है। तो लेफ्ट में आप चेंज कर सकते हैं, राइट को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन में वही है, ठीक है, तो राइट में मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में y बार है। अब e ऑफ x स्क्वायर चाहिए। अब बताइए एक्सपोनेंशियल में, जब एक्सपोनेंशियल विथ मीन लैम्डा है तो e x स्क्वायर वेरिएंस कितना आता है? जब मीन लैम्डा था वेरिएंस आपका लैम्डा स्क्वायर, तो e x स्क्वायर कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा स्क्वायर इज y बार। तो यहां से मुझे लैम्डा की वैल्यू बताइए। y बार अपॉन 2 और एक साथ रूट दोनों का, है ना, तो y बार अपॉन 2 एक साथ रूट दोनों का, चेक कीजिए सही लिख रहा हूं। ओके फाइन। यहाँ पॉपुलेशन मोमेंट निकालना था, तो ई वाई का मतलब ई एक्स स्क्वायर मुझे पता है मीन वेरिएंस एक्स का पहले से, तो उसे आगे, ठीक। तो चलिए यहाँ आते हैं। ये कह रहा है कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी दिस, ये पीडीएफ कुछ है। देन आपसे पूछ रहा फॉलोइंग ट्रू। अब ये पूछ रहा आपसे कि m, बताइए क्या बोल रहे हैं। सो हाँ, तो ये इजी नहीं है, लाइक्लीहुड फंक्शन लिख लो, डिफरेंशिएट लॉग ले लो, डिफरेंशिएट करके जीरो कर दो। देखो जब आप लाइक्लीहुड लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट, यहाँ एक्स आई, यहाँ भी एक्स आई, यहाँ भी एक्स आई। जब इसको खोल रहे होंगे हम तो 2 बाई थीटा की पावर n प्रोडक्ट 1 बाई एक्स आई, ठीक है, मैं ओपन कर रहा हूँ, प्रोडक्ट माइनस लॉग एक्स आई फ्रॉम 1 टू n, प्रोडक्ट लॉग कर दे रहा हूँ, आई फ्रॉम 1 टू n, एंड अगला आएगा यहाँ e है, तो पावर में जाकर समेशन बन जाएगा, तो e की पावर समेशन माइनस 1 बाई थीटा को हम आउट कर लेते हैं, सो लॉग एक्स आई, और इस पूरे का है स्क्वायर है। ओके ठीक है, तो अब क्या करोगे, ये आपका निकला लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा। इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए हमें सजेस्ट किया जाता है कि लॉग लेके करो, लॉग लाइक्लीहुड को डिफरेंशिएट करो, है ना, क्रिटिकल वैल्यू सेम आएगी। इस फंक्शन में डिफरेंशिएट करो थीटा के रिस्पेक्ट में या इसका डेरिवेटिव को, तो आप लॉग ले लो, लॉग एल जब आप लोगे तो एक थीटा यहाँ दिख रहा है, वो यहाँ थीटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि थीटा कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रहेगा माइनस एन, फिर बचेगा, ठीक है ना, माइनस एन लॉग थीटा एक रहेगा, बाकी और भी टर्म होंगे वो नहीं लिख रहा हूं मैं, और लास्ट में यहाँ आएगा माइनस 1 बाई थीटा समेशन लॉग एक्स आई इस पूरे का स्क्वायर। बीच में कुछ और टर्म्स है जिसमें थीटा नहीं है, मैं वही टर्म लिखा हूं जहां थीटा आएगा, चेक कीजिए, दो जगह थीटा है ना, एक तो यहां से थीटा बन रहा होगा और एक यहाँ थीटा है, बाकी जगह थीटा है नहीं। और मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अभी मैं इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं थीटा के रेस्पेक्ट में, तो वैसे बिना थीटा वाले टर्म जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे माइनस एन अपॉन थीटा ये हटा दो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ शॉर्टकट में, 1 अपॉन थीटा का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर, तो यहाँ माइनस एन अपॉन थीटा है प्लस में, अब बाकी जीरो है, बाकी कुछ नहीं है बीच में, अब बीच में कुछ नहीं है, बस आपके पास है माइनस एन अपॉन थीटा, आपके पास ये है माइनस एन अपॉन थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर समेशन लॉग एक्स आई इस पूरे का स्क्वायर। अब ये आपने किया है डेरिवेटिव, ओके, तो अब क्या करेंगे, इसको रख दिया जीरो। अब देख लीजिए यहाँ से क्या आएगा थीटा की वैल्यू, तो आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन दिखा देते हैं, ऑप्शन से दिख जाएगा, देखो ध्यान से देख लो, इक्वल टू मुझे यहाँ से थीटा निकालना है, थीटा क्या आएगा, अब देख के बताइए चारों में से कौन सा आएगा, ऑप्शन
ये सब में ए ही करेक्ट, तो है ना, ये आ जाएगा, एन नीचे आ रहा होगा ना। ओके, तो जस्ट डेफिनेशन जो एमएलई हम जैसे लिखते हैं, लाइक्लीहुड फंक्शन लिखना है, लॉग लेना है, डिफरेंशिएट करना है, जीरो पुट किया, थीटा जो आया वो एमएलई है। चलिए, तो ये कह रहा है कि x1 x2 xn be random sample of size n from population having uniform distribution over this interval, so like x has in uniform over 1/3 comma theta, इस तरह क्वेश्चन पहले भी आए हैं गेट में। सो y है मैक्सिमम, तो which one of the following is true, तो चलो ऊपर जाते हैं। हाँ, अब देखो कौन सा अनबायस एस्टिमेटर है, तो सिंपल सी बात है, इतना करने के बजाय, अच्छा y था x था, कि मैंने x क्यों लिखा है, अच्छा y हमारा x है, y हमारा ये है, चलिए y जो है वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है ना, y हमारा nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, फाइन। तो ठीक है ना, आप लोग देखो ये xi's आर दिस, तो मुझे आप लोग बताओ xi माइनस 1/3 का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नहीं घटाना पड़ेगा वहां भी आपको, 0 कॉमा थीटा माइनस 1। ठीक है ना, हमें दो मतलब ऐसा होता है x की वैल्यू इस 1/3 से थीटा तक है, तो सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, मतलब x इज मोर देन 1/3 लेस देन थीटा, तो सब्ट्रैक्टिंग ऑल साइड्स 1/3, तो ये बचेगा। फिर आप क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, तो xi माइनस 1/3 अपॉन थीटा माइनस 1/3, उसी इनइक्वालिटी में, एक्चुअली बैकग्राउंड में इनइक्वालिटी चल रहा है, आप ध्यान से देखोगे तो ये था मोर देन 1/3 लेस देन थीटा, तो पहली बार में मैंने तीनों में घटा दिया 1/3 1/3, अब मैं इसी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं थीटा माइनस 1/3 से, क्या होगी यूनिफॉर्म 0 1, राइट, तो अब हो गया यूनिफॉर्म 0 1 आपका। अब आप यूनिफॉर्म 0 1 के बारे में जानते हो, अब मैं इसको मैं समथिंग ले लूं, चलो डायरेक्ट लिखता हूं, kth ऑर्डर, kth क्यों, मैं सीधा nth लेता हूं, सो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, बाकी में xi तो है नहीं ना, तो वो सेम रहेगा, थीटा माइनस 1/3, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा जी, मैंने क्या किया, अब nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स ले लिया, तो यूनिफॉर्म 0 1 है, तो थ्योरम होता है क्या होगा, राइट, तो ये बीटा n, 1, अब दोनों तरफ आपको क्या पूछा था, अनबायस्ड एस्टिमेटर ना चारों ऑप्शन में, तो दोनों तरफ मीन लगा देते हैं, मतलब इसमें मीन लगा लो, तो यहां से आ गया एक्सपेक्टेशन y माइनस 1/3 अपॉन थीटा माइनस 1/3, दिस इज व्हाट a अपॉन a प्लस b, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको, तो ये बोलना चाह रहा हूं कि तो हमने जो किया है, ये किया है y माइनस 1/3 थीटा माइनस 1/3, इसका मीन कितना होगा, n अपॉन n प्लस 1 ना, यही है, तो हो गया। तो आपको क्या करना था, क्वेश्चन ये था कि e ऑफ व्हाट विल बी थीटा, तो सिंपलीफाई ही करना है खाली। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा इधर उधर करना है, लेफ्ट राइट क्रॉस मल्टीप्लाई, सो थीटा को राइट में भेजना है समाओ, तो जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, कर लोगे आप लोग, ठीक है ना, तो हो जाएगा। सो देख लो जिनका आया, बताओ आंसर क्या आया आपका, कौन सा आएगा, इधर n प्लस 1 इधर गया और अपॉन में n आया और थीटा उधर भेजना है, तो 1/3 ऐड होगा, सो इसी में से कोई एक आ रहा होगा शायद, चेक करो, और यहाँ जब जाएगा थीटा 1/3 इधर प्लस होगा, जहां तक लग रहा है यही आएगा, फिर से देख लो, चेक करो भाई, हाँ मैं पूछ रहा हूँ कौन सा आएगा, देख लेना ना, सिंप्लीफाई कर लोगे आप, ए 80 में से कोई एक आएगा जहां तक मुझे लग रहा है, सॉल्व करके देख लेना। ये भी इसको स्किप करते हैं, इस तरह जो नहीं किया, अभी मेनली हम फोकस करते हैं पॉजिटिव्स पे, इसको भी स्किप करो, हाँ इसको भी छोड़ दो, कर्नेलिटी वाला, हाँ ये हमने किया था, ये तो हमारे टेस्ट में भी दिया होगा इस तरह क्वेश्चंस,
तो इजी है ना काफी, देखो। ये एक्चुअली जैम में आया था अच्छा हाँ, तो मुझे याद है। 2019 में। ओके हाँ, वही मैं देखा हूँ कि ऑप्शन भी सिमिलर ही, ऑप्शन भी ऑलमोस्ट वही है, तो वही मेरा क्वेश्चन देखा देखा सा है। तो जैसे तो बहुत इजी है ना, मैंने किया एकदम जैम का है, तो मैंने कहा जैम वाला हेल्प करेगा समाउ, मतलब तो डायरेक्टली आ गया जैम वाला ही, बताओ। तो इसमें सिंपल था बहुत, है ना, हमने जानते हैं कि हम लोग जस्ट क्या करना है आपको यहाँ पे, कि जस्ट सिंप्लीफाई करना है आपको, कि क्या बोला है, मुझे फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज ट्रू, मोस्ट पावरफुल टेस्ट, निम्न परसेंट लेवल लगाना है, एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा वन दिस इज लेस देन के, या के वन ले लो, सिंप्लीफाई करते जाओ, तो थीटा नॉट की जगह तुम ये पूरा ले लो, मतलब बहुत इजी है, कहना तो आपको पता ही है, जैम के पेपर आपने किए थे आप सबने, तो आपको पता है कि वाई स्क्वायर बाई टू अपॉन वन बाई टू ई की पावर माइनस वन वाई लेस देन इक्वल टू लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कि ऐसा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाओ, या इसकी कॉन्टिन्यूअस है ना, फर्क नहीं पड़ेगा, तो करते जाओ सॉल्व, तो इनमें से एक आ जाएगा, जहाँ तो मुझे याद है सी आता है, चेक करो आपको क्या आता है, सी या डी में से कोई एक आएगा, सी है। ठीक है। तो बस ओपन करते हो, बाद में ऊपर चला के फिर परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा आपको, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप चेक कर लेना, जो 19 का बता रहे हो तो वो चेक कर लेना, यस सर 2019 में। ठीक है ना। ठीक, चलिए अब 29 देखते हैं। सो 29 कह रहा है कि एफ आर स्क्वायर से आर में एक फंक्शन है, इस तरह से डिफाइंड है एक्स वाई, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू 2 डेसिमल प्लेस तक ऑफ एफ। देखो इस तरह क्वेश्चन बहुत इजी सा होता है, वन वेरिएबल बना लो इसको आप, तो एफ क्या हो गया x, और यहाँ से y निकाल लेते हैं, ऐसा करो एक y रखो यहाँ पे, x निकाल लो, तो जब x निकालोगे तो क्या आएगा, चेक करो, ठीक है, ठीक है, तो वन वेरिएबल का फंक्शन हो गया आपका जस्ट। अब ये जब वन वेरिएबल का आपका फंक्शन हो गया, तो आप लोग जानते हो वन वेरिएबल कैसे करना है, तो देखो ये करने के बजाय तुम क्या करना, इसका स्क्वायर ले लो, क्यों इतना टाइम वेस्ट करोगे, तो ये हो गया y स्क्वायर टाइम 1 माइनस 2y स्क्वायर, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट सेम ही रहेगा, तो क्रिटिकल पॉइंट ये चाहिए, तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको g मान लो, अब इसको डिफरेंशिएट करो, इजी है डिफरेंशिएट करना, तो ये y स्क्वायर माइनस 2y4, तो g डैश निकाल लेते हैं, सो 2y माइनस 8y क्यूब, चेक कीजिए, तो यहाँ से आया 2y माइनस 8y क्यूब, डबल डैश करना है, डबल डैश भी करके देख लो, तो 2 माइनस 24y स्क्वायर, चलो इसको जीरो रख देते हैं, इसको जीरो रखते हैं जी डैश को, तो यहाँ से मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, तो y की वैल्यू जीरो आएगी, या क्या आएगी बताइए, y कॉमन लिया आपने, 2 कॉमन लिया, तो 1 माइनस 4y स्क्वायर, तो व्हाट आई थिंक इज, चेक दिस, तो ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है, हाँ या ना, अरे लैपटॉप चार्ज लगाना पड़ेगा, एक मिनट, चेक कीजिए, तो इसको आप लोग कंटिन्यू करके बताइए क्या आंसर आएगा, वन वेरिएबल क्वेश्चन हो गया ना, तो जस्ट फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, क्लास 12 वाला क्वेश्चन हो गया, 1 माइनस 12y स्क्वायर नहीं हो गया, चेक कर लेते हैं, मैंने कैलकुलेशन गलती किया क्या, चेक करते हैं, तो नहीं ठीक है सॉरी, चेक कर लीजिए, कोई बात नहीं, हाँ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये मेरा g है, y स्क्वायर माइनस 2y4, तो डिफरेंशिएट किया, जीरो पुट किया, तो मुझे ये सब वैल्यूज मिला, तो y मिल गया, तो करस्पॉन्डिंग x भी मैं निकाल लूंगा यहाँ से, ओके, तो अब देख लीजिए, तो इजी है, पॉइंट्स आ गए, डबल डेरिवेटिव डिफरेंट पॉइंट, मुझे क्या चाहिए था, मैक्सिमा, तो देखो किस क्रिटिकल पॉइंट पे ये नेगेटिव आंसर देगा, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मतलब मैक्सिमा ना, तो प्लस माइनस हाफ पे, राइट, ठीक है, तो इस पे मैक्सिमा मिलेगा और इस पे मिनिमा मिलेगा, मुझे मैक्सिमा चाहिए, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इसमें रख दो, तो x इंटू वाई था, सो लाइक कहने का मेरा मतलब ये है, अच्छा 1/2√2 ना, so जब आप x पॉजिटिव लेंगे, 5 बराबर हाफ माइनस आप कुछ भी रखो y का स्क्वायर ही होगा, हाँ ओके फाइन, उसके बाद मतलब हमारा ये जो फंक्शन ये तो पॉजिटिव लिया था ना हमने, हाँ, तो 1/2√2, इसको 2 पॉइंट आ जाएंगे, तो हमें मैक्सिमम जो भी देगा उस पे करना है ना, तो मतलब सिमेट्री आएंगे ऐसा,
1/2 comma minus 1/2 comma 1/√2 और minus 1/2 comma minus 1/2 का minus प्रोडक्ट हो गया प्लस हो जाएगा। तो ये चेक कर लीजिए आप, मतलब अब तो आपको आता ही है सब ना ऐसे तो anyway, ये हो गया। सर ये f स्क्वायर करने पे क्रिटिकल पॉइंट एग्जैक्टली सेम रहता है, कम ज्यादा नहीं होता है कब? नहीं, क्योंकि वो आप क्या कर रहे हैं ना, देखो यहाँ डिफरेंशिएट करते आप, यहाँ प्रोडक्ट टू लगाना पड़ता, फिर आपका नीचे टर्म आता, फिर वो और मुश्किल टास्क होते। नहीं वो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब ये हर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए कर सकते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट सेम ही रहेंगे? ये हर कंडीशन में चलेगा। एक्चुअली क्या है ना, आपको याद होगा लॉग लगाने से फर्क पड़ता है क्या, लाइक्लीहुड में यही लॉजिक वहां भी लगाते हैं ना, वहां लॉग क्यों लगाते हैं लाइक्लीहुड के लिए, सेम यहाँ पे किया हमने। तो यहाँ भी आप लॉग ले लो, मैं स्क्वायर किया, आप लॉग ले लो, लॉग से भी आसान हो जाएगा। यू टेक लॉग बोथ साइड, लॉग एफ दिस, तो लॉग एफ जो होगा उसको डिफरेंशिएट करके 0 पुट करो, स्टिल यू विल गेट द सेम क्रिटिकल पॉइंट। अगर दो तरफ लॉग लिए होते एंड देन डिफरेंशिएट, तब भी आपको यही क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा। स्क्वायर किस फंक्शन में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते? स्क्वायर लिया तो आपने बोला कि क्रिटिकल पॉइंट सेम रहेंगे और लॉग में भी रहेंगे, क्यूब में रहेंगे क्या? रहेंगे आई थिंक। इसका क्या लॉजिक है एक्चुअली, मेनली यहाँ चलो वाई स्क्वायर इज फाइन। एक्चुअली मेनली लॉजिक क्या है, इफ यू ऑपरेट इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन बोथ साइड इट विल नॉट इफेक्ट, जैसे लॉग इज इंक्रीजिंग फंक्शन, ई आपकी पावर ले लो तो भी मतलब दोनों तरफ आपने अगर इंक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट किया ना, तो वो क्रिटिकल पॉइंट को सेम रखता है। तो यहाँ आपने स्क्वायर किया, स्क्वायर करना इंक्रीजिंग फंक्शन। हाँ मतलब मैं, हालांकि पॉजिटिव के लिए होगा, हमेशा नहीं होगा, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ मुझे क्या, मेरा पर्पस रूट हटाना था, चलो मेरा पर्पस यहाँ क्या था, रूट हटाना था, तो इसे मैंने स्क्वायर किया। चलिए यहाँ पे आते हैं। सो 31 कह रहा है कि टू डिफेक्टिव बल्ब्स आर, इसको डिलीट कर देते हैं। सो हाँ, टू डिफेक्टिव बल्ब्स आर प्रेजेंट इन अ सेट ऑफ 5 बल्ब्स। ओके, तो 5 बल्ब है, उसमें 2 डिफेक्टिव है, 2 डिफेक्टिव है, तो 3 गुड है। ठीक है, गुड है और ये डिफेक्टिव है। तो टू रिमूव 2 defective bulbs, the bulbs are chosen randomly one by one and tested. If X denotes the minimum number of bulbs that must be tested to find the 2 defective bulbs. So number of trial required to get the second success. क्या होता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? नेगेटिव बाइनोमियल लगा सकते हैं, उससे ज्यादा टाइम लगेगा, बिना नेगेटिव बाइनोमियल के इजीली हो जाता है ये, है ना, क्योंकि ज्यादा वो नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 पूछ रहा है आपसे कि मतलब, है ना, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द सेकंड सक्सेस। यहाँ ये वाला सेकंड सक्सेस कि दूसरा डिफेक्टिव, सक्सेस यहाँ डिफेक्टिव वर्ब है, तब नेगेटिव बाइनोमियल के पीएम से कर लो, उससे भी हो जाएगा। नहीं ऐसे ही कर लेते हैं, x बराबर 3, मतलब 3 ट्रायल्स आर रिक्वायर्ड टू गेट द सेकंड डिफेक्टिव। तो ये तो पक्का है कि तीसरा वाला डिफेक्टिव ही है, ये डिफेक्टिव ही है, तो फिक्स हो गया। अब पहले दो में क्या क्या परम्यूटेशन लगा सकते हो, देख लो, 3 ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ऐसा हो जाए डिफेक्टिव गुड डिफेक्टिव, या गुड डिफेक्टिव डिफेक्टिव, और कोई केस है क्या? बस तो हो गया। अब प्रोबेबिलिटी पता है आप लोगों को, सो रैंडमली चूज किया गया। तो यहाँ पे क्या है कि पहला वर्ब डिफेक्टिव आने के चांस कितने हैं, कितना डिफेक्टिव है, 2/5। दूसरा गुड आने के क्या चांस है, 3/5। एक मिनट को, ये क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट विद रिप्लेसमेंट है। To remove the 2 reflective bulbs, the bulb are chosen at random. हाँ, तो if x not given a bulb, the bulbs are chosen randomly one by one and tested. तो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा, है ना, कोई कुछ क्या नहीं है। टू रिमूव 2, और कांस्टेंट p q लिख के करके आ गया। हाँ, तो यहाँ मुझे ऐसा करना पड़ेगा, फिर 4 करना पड़ेगा ना, क्योंकि 2 डिफेक्टिव पहला आपने निकाला 1 by 1 ना, तो फर्स्ट बल्ब यू ड्रॉन, सो डिफेक्टिव, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ पहले, फिर इसकी निकालूंगा। तो डिफेक्टिव होने के चांस 2/5,
अब नेक्स्ट गुड चाहिए, तो गुड कितने हैं, 3, कितने में से, 4 में से। फिर नेक्स्ट डिफेक्टिव चाहिए मुझे, ओके। तो लेकिन नेगेटिव बाइनोमियल फिर नहीं लगता, अगर नेगेटिव बाइनोमियल या बाइनोमियल लगाने के लिए विद रिप्लेसमेंट जरूरी है ना। नेगेटिव बाइनोमियल या बाइनोमियल लगाने के लिए विद रिप्लेसमेंट ही चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन, हैं, ठीक है ना। तो यहां से अगला मैं लिख देता हूं, नहीं 1/3, ओके। तो ये है और दूसरा केस भी है ना, गुड, तो गुड इज 3 आउट ऑफ 5 डिफेक्टिव, 2 आउट ऑफ 4 नॉन डिफेक्टिव, 1 आउट ऑफ 3, सॉरी डिफेक्टिव, गुड डिफेक्टिव डिफेक्टिव। सो हो गया। तो फाइन 1/12 आ रहा है, दोनों ऐड करके। सर इसकी केसेस समझ नहीं आया। अच्छा देखिए, इसमें ये था कि आपके पास जो एक बॉक्स है उसमें 5 बल्ब है, 5 में 2 डिफेक्टिव है, 3 गुड बल्ब है, ठीक है ये। अब रैंडम वेरिएबल x का मतलब है, पढ़िए यहां पे क्या लिखा है, x डॉट मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स दैट मस्ट बी टेस्टेड टू फाइंड आउट द 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। कम से कम कितने बल्ब मुझे टेस्ट करना होगा ताकि 2 डिफेक्टिव मिल जाए। अब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी x बराबर 3 पूछ रहा है आपसे, वो मतलब क्या पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे कम से कम 3, अच्छा मिनिमम था ना, मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स, हाँ ठीक है 3, मतलब मुझे कम से कम 3 टेस्ट करने पड़ेंगे, मतलब मिनिमम 3 है ना, तो 3 आई नीड टू टेस्ट मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स, ओके। तो दैट मस्ट बी टेस्टेड टू फाइंड आउट द 2 डिफेक्टिव बल्ब्स। तो मिनिमम क्यों, अगर मिनिमम नहीं होता तो क्या होता, नंबर ऑफ बल्ब दैट मस्ट बी टेस्टेड टू फाइंड आउट, लेकिन मिनिमम को मतलब केसेस बढ़ा दिया इसने। ओके तो अभी जो किया मैंने वो समझाया था, फिर थोड़ा अगला स्टेप सोचते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि मैंने ये डिसाइड किया कि 3 बल्ब्स विल बी टेस्टेड टू फाइंड आउट 2 डिफेक्टिव। मैंने अभी ये फाइंड किया कि 3 बल्ब विल बी टेस्टेड टू फाइंड आउट 2 डिफेक्टिव। तो 3 बल्ब है, तीसरा तो डिफेक्टिव ही होगा क्योंकि अब 3, आपको 2 ही डिफेक्टिव चाहिए ना, तो लास्ट तो डिफेक्टिव फिक्स हो गया। तो पहला दूसरा जो आप ड्रॉ कर रहे हैं बल्ब, वो क्या हो सकता है, क्या क्या केसेस हो सकते हैं। सर गुड होंगे, हाँ, या गुड मतलब ऐसा हो सकता है कि पहला डिफेक्टिव दूसरा गुड फिर तीसरा डिफेक्टिव, या पहला गुड दूसरा डिफेक्टिव तीसरा डिफेक्टिव। डिफेक्टिव 2 ही होंगे क्योंकि मुझे 2 ही डिफेक्टिव चाहिए, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या निकाला अभी कि हमने फाइंड किया है 3 ट्रायल में 2 डिफेक्टिव नहीं लेंगे, लेकिन उसमें मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स बोले थे। हाँ ठीक है ना, तो x में ही तो इंक्लूड हो गया, x में ही तो इंक्लूड हो गया ना। हाँ एक केसेस और भी लग सकता, जैसे लास्ट के सेकंड एंड थर्ड डिफेक्टिव हो। तो आगे बढ़ेंगे ना, फिर तुम्हारा काम 2 में ही खत्म हो गया, तुम 3 तक क्यों जाएंगे। जैसे पहला गुड हो गया, हाँ बाकी के दो ये लिखे ना, गुड डिफेक्टिव डिफेक्टिव, ठीक है ना। क्योंकि आप ऐसा कह सकते हैं डिफेक्टिव डिफेक्टिव गुड, तो गुड तक जाने की जरूरत नहीं, यही हमारा काम हो गया। हमें था कि मिनिमम कितने में ड्रॉ करूं ताकि 2 डिफेक्टिव निकल आए, तो यहाँ आपके 2 में ही डिफेक्टिव निकल आया, तो काम ही खत्म हो गया। लेकिन ये 3 की पूछ रहा है कि मुझे 3 ड्रॉ करने पड़ेंगे, 3 से कम पे काम नहीं चलेगा, ये कहना चाह रहा है 3 से कम पे काम, 3 ही ड्रॉ करने पड़ेंगे, तो इसलिए 3 के लिए ये 2 केस होंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल केस, ये 2 में ही काम हो गया उसका, 2 ट्रायल में ही, ठीक है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर करेक्ट है, लेकिन देख लीजिए कैलकुलेशन चेक करके। 1/10 आएगा, टोटल 1/10 आएगा, चेक कर लीजिए। हाँ कोई नहीं चेक करता है, कुछ गलती हो, अभी आंसर की ऑफिशियल आएगा, फिर एक बार दोबारा कर लेंगे जो जो क्वेश्चन वो होगा। तो अभी जो हो रहा है देख लेते हैं, अगर कुछ गलतियां होंगी तो हो जाएगा ठीक। तो 1/4 आएगा, सॉरी 1/5 मतलब टोटल 1/5 है। अच्छा आप ये कह रहे हो 1/10 1/10, अच्छा वो मैं सही सही से लिखा नहीं, तो आपका ये कहना है 1/10 प्लस 1/10 तो दैट इज 1/5, राइट। अब ठीक, अच्छा ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो गया 0.20, ठीक। चलो
चलो यहाँ आते हैं। अच्छा हम तो 30 तक हमने कहा था 30 तक ही 30 करेंगे तक कर लेते हैं, हैं। 30 तक करें, 32 बच गए। हाँ अच्छा ऐसा करते हैं, आगे यहाँ से अगले क्लास में कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली मैं बोला था 30 तक ही कराएंगे, मैं शुरू में ये बोला था इन लोगों को, क्योंकि 30 तक आज करेंगे, फिर 30 के बाद नेक्स्ट क्लास में। आप लोग मैं यही बोलता हूँ कि आप लोग एक बार फिर से सॉल्व करो और एक आंसर की बनाओ अपना। मतलब मान लो आपको 60-65 में से 20 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन करो आप, फिर उसका आंसर की ग्रुप में पोस्ट करो। एक्चुअली मैं सोच रहा हूँ कॉमन मैं भी सॉल्व करता हूँ, आप लोग भी सॉल्व करो जो कॉमन आंसर की आपका आता है, क्योंकि आपने एग्जाम में लगाया, एग्जाम में अलग प्रेशर होता है, तो तब गलतियां जानते हुए हो जाती है, आपको दिखता हो, मुझे भी दिखा है कई जो मैं एग्जाम में गलत किया हूँ, यहाँ सही किया हूँ, है ना। तो ऐसा होता है। सो ऐसा हो जाता है कि घर पे प्रेशर नहीं रहता, इसलिए हम करते थे। अभी एक बार दोबारा सॉल्व करो, आंसर की बना के आप ग्रुप में पोस्ट करो सब लोग अपना अपना, और हम भी अपना करते हैं, फिर एक कॉमन आंसर की बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल सर। तो इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, तो आज अब थैंक यू सर। हाँ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमने आज किया 31 तक किया है, 31 तक किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू, चलिए गुड नाइट। थैंक यू सर। सर जी आपके पास पीएचडी एंट्रेंस का क्वेश्चन है रिसेंट ईयर का आईआईटी बॉम्बे? मिल जाएंगे आपको। एक्चुअली आप आईआईटी बॉम्बे की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ अपलोडेड है। एक्चुअली उसमें 2019 तक है, उसके बाद नहीं। अच्छा उसमें क्या किया एक्चुअली इन लोगों ने कि एक्चुअली जैसे बॉम्बे वालों ने 19 के बाद वो कर दिया, जैसे पहले क्या होता था मैथ्स स्टैट साथ होता था, जैसे गेट में भी होता था, अब उन्होंने अलग से कर दिया, तब अपलोड नहीं किया। नहीं अच्छा पूछना पड़ेगा। ओके तो वो तो रिसेंट ईयर में ट्राई करता हूँ, अगर मिलता है तो। देखो आप डिफरेंट आईआईटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हो, या मैं भी मेरे पास होगा, वो शशि है ना पेपर पर बनाता है, तो उसके पास बहुत सारे होंगे, तो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर। ठीक है चलिए, थैंक यू।